गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और रिव्यू ऑफिसर दोनों के डेट डिसाइडेड हैं, आपको सबको पता होगा। अब इसमें आपको सबको पता है कि करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं करंट अफेयर्स को पूरा खत्म करने के लिए। इसमें पिछले 2 वीडियोज़ जो थे वो कंप्लीट हो गए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। पिछले 2 वीडियो में जुलाई माह की पूरी क्रॉनिकल को थॉरली कंप्लीट किया गया। मेरा उद्देश्य उसमें ये था कि मैं एक वीडियो में उसको कंप्लीट कर सकूं, लेकिन वो हो ना सका, इसलिए उसको 2 वीडियो में सेपरेट किया गया। इस बार में भी ये है, आपके पास में ये क्रॉनिकल है जो जून माह की है, लेकिन इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको अप्रैल माह का पूरा करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। जुलाई वाले में आपको मई माह का पूरा करंट अफेयर्स देखने को मिला था, ऐसे ही इसमें लिखा होता है, राइट। दूसरी बात एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए इसको बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में ये आपके पास में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा मत कभी सोच लेना कि ये PDF से इसका काम चल जाएगा या किसी और चीज़ से, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। पूरे साल का करंट अफेयर्स हम लोगों के ख़त्म करने की इच्छा है, जिसमें 2 चीज़ों को मुख्य बिंदुओं पे हम लोग रखेंगे, एक घटनासार और दूसरी एक क्रॉनिकल। रीज़न इज़ दैट क्योंकि और जो लास्ट में बुक आती हैं वो बहुत ही ऐसे टाइम पे आती हैं जिस समय आप पूरी चीज़ें उसमें खबर ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी बात एक और है कि जब आप ख़त्म नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ें उसमें भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। इन बुक से कुछ छूटता नहीं है, हालांकि ये बुक थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना एक और है कि हम लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम टॉप 50। मेंटरशिप प्रोग्राम टॉप 50 का ये है, ये देख लीजिए आप, ये डेट शीट है। स्टार्ट होने वाला है, 1 मिनट में ऐसे लिख के यहाँ पे बताता हूँ। स्टार्ट होने वाला है ये 20 जून से। इसका सीन ये है कि ये एक प्रोग्राम ऐसा है जो इस अवधारणा से बनाया गया है कि आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक जगह पे, उसको थॉरली चीज़ों को आपको मुहैया कराया जा सके, जिसमें आपको पता चल सके कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। दूसरी चीज़ है, इसमें एक डेली टेस्ट का प्रोग्राम है और डेली असेसमेंट का प्रोग्राम है। दूसरी चीज़, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करें, और दृष्टि ये रहेगी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रख के इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। जैसे कि जो शुरुआत कार्यक्रम की हो रही है वो 20 जून से हो रही है, और इसमें ऐसे ऐसे करके हम लोग ये टॉपिक देते हैं जिसमें आपको डे बाय डे खत्म करना है। डे बाय डे आपको एक टेस्ट देना होगा। कुछ चीज़ें हैं बेसिक, जैसे ये हम लोगों ने आपको बता दी हैं कि प्रीलिम्स में कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। और प्रोग्राम को यहाँ से शुरू करने का रीज़न ये है, पॉलिटी से, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस से चलेंगे, राइट। प्रायोरिटी उसमें ये है कि जो चीज़ें जितनी महत्वपूर्ण हैं उनको सबसे पहले करेंगे, जो बाद में जो कम महत्वपूर्ण है उनको बाद में लेके जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ों का बार बार मल्टीपल रिवीजन आपके सामने हो सके, ठीक। दूसरी चीज़ है, इसमें ये रिमार्क एक सिस्टम है जिसमें आप R1 R2 R3 अगर आप एक बार रिवीजन कर देते हैं इसी का तो वहाँ पे आप टिक करेंगे, दूसरी बार कर देते हैं यहाँ टिक करेंगे, तीसरी बार कर देते हैं यहाँ टिक करेंगे। ऐसे ये प्रोग्राम चलेगा और इसमें कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके इसको। और दूसरी बात है, इसके बाद मल्टीपल रिवीजन हो सके, ठीक है, राइट। आगे की बात है, डेली प्रोग्राम में आपको एक मैपिंग का सिस्टम भी आपको मिलेगा डेली, और एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। निगेटिव पॉजिटिव्स आपको सब यहीं पर लिखने होंगे, ये PDF आपको निकालनी होगी, राइट। तो इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया और ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। दूसरी बात एक और है, पॉलिटी पेपर की एनालिसिस मैंने ये की थी, उसकी PDF ये रही। उसमें प्रत्येक पेपर को थॉरली देखा गया, उसमें ये पता किया गया कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो बार बार आती हैं। जैसे 20, यहाँ पे 20 का जो एवरेज है, 20 क्वेश्चन आपको हर साल पॉलिटी में देखने को मिलते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ठीक से कर ले जाएं तो 20 के 20 क्वेश्चन आप ठीक से लगाएंगे। बहुत सारे इसमें पार्ट ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेटिव मोड में हैं, इसकी प्रॉपर एनालिसिस ये है। पेपर को, हर एक पेपर में हर एक चीज़ों को ध्यान में रखा गया। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन कितने आते हैं, स्टेटमेंट से इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, 8 क्वेश्चन स्टेटमेंट के थे, ठीक, याद रख लेना। कथन कारण वाला क्वेश्चन 1 था। ऐसे ही हम लोग पढ़ने की भी प्रवृत्ति बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग मॉक टेस्ट में भी काम करेंगे, राइट। तो ये एक बहुत शानदार प्रोग्राम है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लें। एक इसमें बात और भी है, ये प्रोग्राम 20 तारीख से चालू हो गया तो अंतिम डेट 20 जून ही है, 20 से 21 जून नहीं होगी, राइट। चलो अब मैं आ जाता हूँ अपने कार्यक्रम पे, राइट। तो ये है बुक आपके सामने, और इस बुक में जून माह की है, अप्रैल का इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम लोग अप्रैल मान के इसको चल रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। और अक्टूबर में जो आएगी वो पीछे की होगी, राइट। तो याद रखने ना, 6 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग इससे कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स है वो घटनासार से कंप्लीट करेंगे और बाद में देखता हूँ कि क्या होता है, राइट। चलो
अब इसका सीन ये है कि पिछली वाली जो बुक थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, जो एक माह की आगे की थी, यानी मई का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग कर चुके हैं। अब आ जाता हूँ मैं राज्य समाचार पे, सीधे कहीं नहीं जाना है, सीधे राज्य समाचार पे आना है। राज्य समाचार को देखिए, अब इस बुक को पढ़ने के दो कारण हैं। एक तो बुक इसमें करंट अफेयर्स आपको ठीक ठाक अच्छा मिल जाता है, दूसरी चीज़ है स्टैटिक पोर्शन ठीक ठाक अच्छा मिल जाता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज़ इस बुक की ये है कि इस बुक से चीज़ें छूटती नहीं हैं, ठीक है। और ये थोड़ी लंबी बुक होती है, तो इसको हम लोग ध्यान में रख के पढ़ेंगे। किससे कैसे ध्यान में रख के पढ़ेंगे? तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, राइट। नहीं तो पढ़ने के बहुत तरीके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो तरीका है उसी को अपनाना है। चलो पहले पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग आप बार बार हर बार कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहते हैं। जीआई टैग है क्या? सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर वो होते हैं जो किसी भौगोलिक विशेष की उसकी विशेषता होते हैं, और दरअसल ये कुछ बेसिक चीज़ों पे जैसे हथकरघा हो गया, या बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, या उससे बनने वाले हैं, समझे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की यहाँ पे बात नहीं होती है, ठीक। याद रखना, मास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की या कोई सेवा से सर्विस से रिलेटेड चीज़ है, उसकी कोई बात नहीं होती, ठीक। तो याद रखना, इसको ये देता है। दूसरी चीज़ और है इंपॉर्टेंट इसमें, ये है कि 6 के 6 आपको ये रट लेने हैं। 6 के 6 कौन से हैं? ये हैं, ये आपको प्रॉपर रट लेने हैं। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जीआई टैग के मामले में यूपी फर्स्ट स्थान पे है। इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लेना, ठीक। उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है, राइट। अभी तक की हाल की स्थिति ये है। वहीं दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। पिछले वाले जब ये जो क्रॉनिकल हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने रामसर साइट देखी थी, तो हम लोगों ने ये डिस्कस वहाँ पे किया था कि तमिलनाडु रामसर साइट के मामले में नंबर 1 पे है, जबकि यूपी जो है रामसर साइट के मामले में नंबर 2 पे है। तमिलनाडु में टोटल 16 रामसर साइट हैं, जबकि यूपी में 10 रामसर साइट हैं। 10 रामसर साइट की लिस्ट आपको आपके पास होनी चाहिए, आपको रटी होनी चाहिए, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी सबसे पहले बनाई गई थी, ठीक। वो लिस्ट भी मैंने पिछली बार आपको बोल के बताई थी। इस बार मैं वो काम नहीं करूँगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ाओ। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ लग दिया गया, तिरंगी बर्फी। तिरंगी बर्फी दरअसल आज़ादी के समय एक मिठाई तैयार की गई थी, जो अंग्रेजी हुकूमत से तिरंगा लेकर चलने पर रोक के कारण लगा रखी थी, जो रोक लगा रखी थी उसके कारण ये मिठाई तैयार की गई थी। तो तिरंगी कलर की आपने मिठाई देखी होगी। और दूसरी एक चीज़ और जान लीजिए, यूपी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं, उसमें अभी तक सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग हैं वो हैं बनारस के पास में, वाराणसी के पास में। याद रख लेना इस पॉइंट को, हमेशा हो सकता है कभी से आपसे पूछ दिया जाए, फिर आप कहेंगे किसी बुक में ये हमको मिला नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। एक चीज़। दूसरी चीज़ है जीआई जो टैग है ये देता कौन है? तो देता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जीआई संकेतक अधिनियम 99 के अंदर लाया गया, और इसी से ये दिया जाता है। देता कौन है? तो डीपीआईआईटी का एक प्रभाग है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, ठीक। ये देता है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जो है, उसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलते हैं चेन्नई में। याद रख लेना, चेन्नई में, राइट। और एक चीज़ है, ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक। बस इतनी चीज़ें आपको इससे देखनी है। बस आगे बढ़ जाइए। ये कुछ नाम हैं, ये आपको रट के जाने हैं पूरे के पूरे। तिरंगी बर्फी है, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, दोनों वाराणसी से गए हैं, ठीक। दूसरी चीज़ है, बरेली वाले 2 देख लीजिए, बेंत और बांस का शिल्प है, जरदोजी शिल्प है। कहाँ मिलेगी? बरेली में, दोनों को दिया गया। लखीमपुर खीरी, जिसको खीरी ही बोलते हैं, दरअसल जो जिला है वो खीरी ही है, वहाँ पे थारू कढ़ाई। थारू एक जनजाति है यूपी के अंदर, इसकी कुछ सांस्कृतिक विशेषता हैं, यूपी ने कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप इसको पढ़ के जाएंगे, राइट। ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। हापुड़ में एक जगह है पिलहुआ में हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये चीज़ इसको जीआई टैग दिए गए। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए अगले पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। अगला पॉइंट है, नईमा खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति बनी, वाइस चांसलर बनी। वाइस चांसलर को बोलते हैं कुलपति, और जो चांसलर होता है उसको बोलते हैं कुलाधिपति, राइट। हिंदी और अंग्रेजी में यही बस डिफरेंस है, बस। चलो, पहली महिला है एएमयू की वाइस चांसलर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तीसरे कारण है इंपॉर्टेंट होने के, क्योंकि ये यूपी के अंदर है, ठीक। अब देखिए, जो चांसलर होते हैं, देखिए एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि जो वहाँ जो हेड करता है उसको, वो करता है वाइस चांसलर, जिसको आप कुलपति बोलते हैं, वो कुलपति रहेगा। इसके ऊपर एक होता है चांसलर जो होता है वो कौन है? तो वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट।
फिर इसके ऊपर हेड जो करता है वो होता है विजिटर। विजिटर कौन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का? तो वो होता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये है, बस इतनी चीज़ आपको जान लीजिए। ये कब तक बनी रहेंगी? तो या फिर जो पद जो इन्होंने धारण किया उसके 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। नाम क्या है? नाम बहुत ढंग से रट के जाना, अलग अलग हो सकता है नाम में आपको कन्फ्यूज करे। नईमा खातून, नईमा खातून, बस इससे ज़्यादा इसमें आपको जानने की आवश्यकता है नहीं, ठीक। चलो अगला पॉइंट है हमारा, यूपीपीसीएल ने 11 राज्यों से 5500 मेगा यूनिट बिजली की खरीद की। अब देखिए ये पॉइंट रटने वाला है नहीं, खरीद की इतनी बात है, 55 से मेगा यूनिट, केवल इतनी चीज़ रट लीजिए। दूसरी चीज़, फिजिक्स में हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मेगावाट जो होता है कितने वाट के बराबर होता है। एक बेसिक क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे पूछा जाता है कि एक 70 वाट का बल्ब है, एक 20 वाट का पंखा है, ऐसे करके इसको इतने घंटे चलाया गया तो कितनी यूनिट तैयार हुई, राइट। वो वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है, उसमें कन्वर्जन ये लगता है, ठीक। 1 मेगावाट ये बहुत बेसिक है, इसको क्या ही बताने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल यूपी में जो मांग है बिजली की वो लगातार बढ़ रही है। ऐसा माना जाता है कि 2024 में 31,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जो 2028 तक 53,000 मेगावाट हो जाएगी। इससे ज़्यादा इसमें कोई जानने की आवश्यकता है नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि यूपी ने की है, ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी में। अगला पॉइंट है, वाराणसी में 7वीं आई-सार्क समन्वय समिति की बैठक। एक चीज़, दूसरी चीज़ एक इसमें ये जान लीजिए। देखिए, एक तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोला जाता है, या मैं लिख के आपको बताता हूँ, IRRI, राइट। IRRI क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं फिलीपींस में। फिलीपींस में एक जगह है लॉस बानोस, नाम याद रख लेना, लॉस बानोस, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अब दूसरी चीज़ है, इसकी एक क्षेत्रीय इकाई है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है आपकी वाराणसी में, ठीक। और ये जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है, इसका दक्षिण एशिया, इसी इरी का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है, वो कहाँ पे? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 7वीं बैठक है, इंपॉर्टेंट इससे जीएस का पॉइंट ये निकल के आता है कि ये कहाँ पे है। और ये मनीला वाला जो है, सॉरी ये फिलीपींस वाला है, ये क्वेश्चन इरी वाला आपसे पूछा गया है। वाराणसी वाला क्वेश्चन ये है जो कहाँ पे है, उसकी दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय इकाई, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। इसलिए ये बताने की ज़रूरत है। इसमें कुछ देश शामिल हुए, भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत के बाद में बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, और कोई नहीं है, बस। इसलिए हो सकता है पड़ोसी देश में आपसे और कंफ्यूज कर दे, यहाँ पे हो सकता है भूटान भी लगा के आपको दे दे, ठीक है। तो भूटान मत याद रखना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, समझे। इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें बात चर्चा की गई है, जैसे धान के जो खेत होते हैं मीथेन ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो मीथेन कैसे कम उत्पादन हो, इस पर चर्चा की गई है, समझे। अधिक गुणवत्ता वाले चावल की उपस्थिति कैसे हो, उस पर सारी बातें की गई हैं। बस इतनी सारी इसमें चीज़ें हैं, और दो चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग किस्म की धान है, उसके बारे में चर्चा है, ठीक। हाँ देखिए, ये आपको लिखा हुआ मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक, जिसको मैंने बोला था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इरी, ठीक। ये कहाँ पे है? तो ये तो आपको मैंने बता दिया कहाँ पे है, ठीक। स्थापना हुई थी 1960 में, फिलीपींस सरकार के समर्थन से फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी, एक बात। दूसरी बात है, इसकी क्षेत्रीय इकाई, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय इकाई कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। तीसरी बात, अच्छा एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, एक है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलता है कटक, उड़ीसा में, याद रखना। जैसे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको शिमला में मिलता है, राइट। इस ऐसे ही अलग अलग जो है इनकी लिस्टिंग आप देख के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें होती हैं, पूछती ज़रूर है। तीसरा पॉइंट, चलो उसको ख़त्म करो, आगे आ जाओ। आगे है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत, कुछ लोग अच्छा ऐसे भी बोल रहे थे कि आप हाईलाइट कर दिया करें। कुछ लोग बहुत मोबाइल में पढ़ते हैं, तो हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि समस्या होती है। दूसरी चीज़ एक और है कि इसको मैं ज़्यादा जूम कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा था कि जूम कर देना, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इसको अपने पर्सनल कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए वो चीज़ें संभव नहीं है। फ़ोन में अगर करता तो ये चीज़ें संभव थी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश है, आप कर लीजिए, राइट। तो अगला हमारा पॉइंट है AFMS और IIT कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन। देखिए, जहाँ पे MOU आता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है, समझौता ज्ञापन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये अभी अंतिम लक्ष्य या अंतिम तथ्य तक अभी हम लोग नहीं पहुँचे, ठीक। तो एक बार इसको फिर भी देखेंगे। AFMS क्या है? आर्म फोर्ड मेडिकल सर्विसेज, राइट। हाँ, AFMS ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है
किस बिंदु पर समझौता है कि दुर्गम क्षेत्रों में जो सैनिक होते हैं उनकी स्वास्थ्य समस्या के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान के विकास के लिए सहयोग करिए। पूरे का लक्ष्य यही है। जो AFMS है उसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर, रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट घटना थी आगे वाली, चलो देखते हैं। हाँ, तो ये घटना है अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत चर्चा में रही। देखिए, इस परियोजना को ये हमें देख के पढ़ना है कि ये क्यों हुई। तो एक चीज़ याद रख लेना, हो सकता है आपसे ये यही पूछ दे कि किस अवसर पर हुई, तो ये रामनवमी के अवसर पर हुई। नंबर एक बात, डेट आपकी ये है, डेट बहुत, ये क्या आ गया, मत जाओ, यानी डेस्क खुल गया, ठीक है। सूर्य तिलक है। सूर्य तिलक का सिस्टम ये है कि यहाँ पे जो अरे क्या कर रहा है यार, ये मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि सूर्य तिलक जो है उसको श्री राम जो मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति है, रामलला की मूर्ति है, उसका सूर्य तिलक होना है। सूर्य तिलक कर रहा है कौन, तो साइंस और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको DST बोलते हैं, ठीक है। DST के अंदर एक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है। इसको हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ II इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बेंगलुरु में मिलते हैं। इसने ये कार्यक्रम रखा था और इसी ने ये कार्यक्रम एग्जीक्यूट भी किया, ठीक, एक बात। दूसरी बात है, इसमें यूज़ क्या हुआ है, तो यूज़ जो हुआ है उसको ध्यान से देख के जाना। 4 दर्पण यानी 4 मिरर हैं और 2 लेंस इसमें यूज़ किए गए हैं, और ये है ऑप्टो मैकेनिकल प्रणाली। बस इतनी चीज़ें आपको देखनी है, इससे ज़्यादा मत याद रखना। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है DMSRDE, कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है। सब बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका विकास किया है DMSRDE। अब ये DMSRDE है क्या, तो ये है DRDO की एक प्रयोगशाला, ठीक है, अगर आप ऐसे पढ़ पा रहे हैं। DRDO की एक प्रयोगशाला है, सिचुएटेड है ये कानपुर में। इसका बेसिक काम ये है कि ये नॉन मैकेनिकल चीज़ें हैं, उस पे डिफेंस उसके डिफेंस मटेरियल उस पर तैयार करती है, राइट। तो कानपुर बहुत इस मामले में बहुत आगे है। यहाँ पे DMSRDE भी आपको मिलेगी जो पूरी दुनिया में सप्लाई करती है। दूसरी एक जो पहले OFB था ना, OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसका विलय कर दिया गया अलग अलग चीज़ों में, DPSU में जिसका विलय किया गया। DPSU आपको पता होगा, डिफेंस पब्लिक सेक्टर एक अंडरटेकिंग है, ठीक, याद रखना। तो ये 2021 की कहानी थी, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ। 41 OFB जो थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थे, उसको चेंज करके 7 DPSU में चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो इन सब कहानी पे नहीं जाना है, लेकिन आपको ये बताना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एक कानपुर यूनिट भी है, बस मैं इसलिए बताना चाहता था बस। तो ये एक इसके बारे में जो चीज़ें हैं बेसिक ये मैंने बता दी। ये क्या है, हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। बुलेट प्रूफ जैकेट है जो BIS 17051 के स्तर से लेवल 6 के उस पर गोला बारूद सहन करने की क्षमता है। अब एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देखिए जब हम लोग कोई भी चीज़ जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक चीज़ हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि इस टॉपिक से हम लोगों को निकाल के लेके आना क्या है। जैसे BIS यहाँ पे लिखा गया है, तो BIS एक्ट क्या है, ठीक। BIS एक्ट होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट जो आया था, पहला एक्ट जो आया था वो आया था 86 के अंदर, और इसकी स्थापना 1986, ऑफ कोर्स 1986 होगी। BIS की स्थापना हुई थी 1987 में, ये याद रखना। दूसरा जो एक्ट आया था BIS एक्ट, वो आया था 2016 के अंदर, और BIS नया बन के उभरा, जिसको बोलते हैं 2017 का BIS। तो हो सकता है ये डेट आपसे, ये ईयर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी, ठीक। काम किसके अधीन करता है, तो ये मानकीकरण का काम करता है, मानक तैयार करता है कि हाँ कोई चीज़ गुणवत्ता के मामले में ठीक है या नहीं है, ठीक। किसके अंडर आएगा, एक चीज़ ये याद रख लें, तो उपभोक्ता मंत्रालय है। मतलब उपभोक्ता क्या मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण, ऐसे करके कुछ है मामला, ठीक है। तो उसके अंडर ये आता है। इतनी चीज़ें केवल आपको जानने की आवश्यकता है, और इसमें कोई चीज़ ऐसी जानने की आवश्यकता नहीं है। पॉलीमर से बनी होती है, आपको कई बार साइंस में पूछा जा चुका है बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनी होती है, तो आपसे कई बार आप आंसर लगा के आते हैं कि कौन सा पॉलीमर होता है, याद करिए। चलो आगे आओ। यूपी के कुछ अन्य विशेष जो घटनाक्रम है उसकी यहाँ पे चर्चा की गई। अब देखिए जो अन्य जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो यहाँ पे लिखे होते हैं, उसमें से आपको छांटना है कि कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे बात की गई है मक्का की, मक्का का उत्पादन बढ़ाना है 2027-28 तक इतना, लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय मक्का 2.12 मिलियन टन उत्पादित होने का लक्ष्य है। अच्छा, मक्का से याद आया, जितने भी
जितने भी मैं जो बताते हुए चल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, जितने भी जो एमएसपी दी जाती है, एमएसपी किन किन चीज़ों पे दी जाती है याद रख लेना, उनके ये याद रखना चाहिए इस चीज़ का, इस दाल का कितना है, इस मक्के का कितना है, इस जौ का कितना है, बाजरे का कितना है, राइस का कितना है ना, ऐसे याद रखना। सब्जियों पे एमएसपी नहीं दी जाती। दूसरी चीज़ एक होती है एफ आर पी गन्ने वाला, ठीक, उसको भी आप याद करके जाना कितना है, कितने रुपए पर कुंटल है, ठीक। केवल इतनी चीज़ इसमें मुझे बतानी थी। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक देखिए लिखा गया, उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का अनावरण किया है जो चित्रकूट में तुलसी सबरी झरने पे स्थित है। एक चीज़ है इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। चलो, हाँ, प्रयागराज के एक जिम्नास्ट हैं 23 वर्षीय मोहम्मद अनस, उन्होंने उज्बेकिस्तान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जो एशियन चैंपियनशिप होती है तो ओलंपिक गेम्स की क्वालिफायर राउंड है, राइट। ये इतनी चीज़ है। और क्या है, एक MOU साइन हुआ है रशियन के साथ। HPTI जो हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट था जो HPTU हो गई है, उसने नेत्रहीन लोगों के लिए एक AI बेस्ड स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट तैयार किया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, याद रख लेना, आने की संभावना बनी रहेगी। हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन सेल द्वारा इतनी ये सब बातें इसमें की गई है। इंदिरा गांधी, यहाँ पे लिखा 2024 को इंदिरा गांधी तारामंडल विज्ञान भवन लखनऊ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, इसमें एक महत्वपूर्ण स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है याद रख लेना। जवाहरलाल नेहरू की पिछली बार हमने बात की थी, कहाँ था, प्रयागराज में, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, कई बार ये चीज़ें बहुत संभावना बहुत अच्छी होती है, अगर इसको आप ठीक से पढ़ते हैं 6-7 महीने में तो आपको पता चलेगा आप 10 से 15 क्वेश्चन वैसे ठीक करके आ जाएंगे, समझे, बस ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए कई बार हम पिछड़ जाते हैं 2, 4, 5 क्वेश्चन से, 10 क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से मारामारी होती है। फिर है बिहार का अदर स्टेट का करंट अफेयर्स है। बिहार के करंट अफेयर्स को हम इस तरीके से पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एक एज ए नेशन कौन सी घटना इम्पोर्टेंट है देश के लिए, उस चीज़ों को पढ़ेंगे। जो बिहार की वहाँ की बेसिक चीज़ें हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे। एक बात, यही काम हम करेंगे अन्य स्टेट के साथ में। तो यहाँ पे बिहार में है, बिहार में एक जनगणना हुई है, जनगणना है जल पक्षी जनगणना, ठीक, जल पक्षी की जनगणना हुई है। पूछा जाएगा आपसे हाल ही में कौन से स्टेट ने की है, तो ये सब चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है, केवल याद रखना बिहार ने जल पक्षी जनगणना की है, एशियाई जल पक्षी की जनगणना की है। एक और इसमें चीज़ है, ये है वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक। ये एक NGO है, गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में आर्द्रभूमि वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए बहाली के लिए समर्पित है। एक चीज़, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, याद रख लेना। उस समय इसका नाम था इंटरनेशनल वाटरफाउल एंड वेटलैंड्स रिसर्च ब्यूरो। इस समय इसका नाम है 1996 में इसका नाम बदल के वेटलैंड्स इंटरनेशनल कर लिया। वेटलैंड के बारे में आप जब वेटलैंड आता है तो ईरान, वो आपको रामसर साइट याद आती है। रामसर साइट याद आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी रामसर साइट हैं, कौन कौन सी अभी हाल ही में दी गई है, पहली कौन सी थी, ये कहाँ पे हुई, 2 फरवरी का क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, जलवायु लचीली कृषि कार्यान्वयन के लिए एक योजना है। योजना है किसकी, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गई, विश्वविद्यालय से याद आ गया, जब आप पढ़ेंगे यूपी, तो यूपी स्पेशल में एक चीज़ याद रख लेना, यूपी स्पेशल में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं याद रख लेना, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है याद रख लेना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं याद रख लेना, टेक्निकल इंस्टीट्यूट कितने हैं याद रख लेना, अलग अलग इंस्टीट्यूट कौन सा है, जैसे IIPR कहाँ पे है, शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ना, और NSI कहाँ पे, ऐसी चीज़ें आपको सारी सब रट के जानी है। दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जरूर रट के जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो यूनिवर्सिटी जो दिव्यांगों के लिए बनाई गई है उसको भी रट के जाना। बस इतनी चीज़ें, आगे बढ़ो। हाँ, फिर है शरद सागर यंग ग्लोबल लीडर नामित होने वाले बिहार के पहले व्यक्ति बने। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि कौन कौन बना, क्या क्या है, लेकिन एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है विवेक सागर, ठीक है, शरद विवेक सागर पूरा नाम है इनका। ये एक उद्यमी है, सामाजिक उद्यमी है। किसने बनाया है, तो विश्व आर्थिक मंच ने बनाया है। विश्व आर्थिक मंच क्या था, ये सब चीज़ें मैंने पहले आपको बता दी। जैसे विश्व आर्थिक मंच का आपका हेडक्वार्टर मिलता है स्विट्जरलैंड जेनेवा में, ठीक, याद रख लेना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है पॉलिटिक्स और व्यापार जैसी चीज़ों पे, सोशल और एजुकेशनल जैसी चीज़ों पे, याद रख लेना। एक चीज़ और, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस बार की बैठक कब हुई थी याद रखना, जनवरी में हुई थी।
कहाँ हुई थी? दावोस में हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इस बार की बैठक हुई थी दावोस में, स्विट्जरलैंड में। ठीक, एक चीज़ और जो यूपीएससी ने विश्व आर्थिक मंच से पूछी, हो सकता है कभी यूपीपीसीएस पूछ ले, इसकी स्थापना की किसने थी? तो एक नाम है प्रोफेसर क्लास स्वाब। 2009 या आई थिंक ये 2009 या 10 के अंदर ये पूछा था। ठीक है, याद रख लेना। ठीक, दूसरी चीज़ एक और है, इसका जो लक्ष्य था वो हितधारक पूंजीवाद था। एक चीज़ हो सकता है कभी ऐसी खुराफाती वाली चीज़ें आपसे कई बार एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ हितधारक पूंजीवाद। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी वो यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से हुई थी। बाद में इसका नाम बदल गया, कब बदला गया नहीं पता। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसी ने G20 देशों की एक संगठन होना चाहिए, ऐसा इसने प्रस्तावित किया था। ऐसा इसने कहा था कि एक विकासशील जो दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एक संगठन होना चाहिए, ऐसी इसने बातें थी। तो इसलिए याद रख लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ो। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ रही, क्योंकि अभी मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, जितने भी इंडेक्स और रिपोर्ट आई थी उसका सब मैंने एक ही में डाल दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा, आप देख लीजिए। टॉप के 3 कौन से हैं, आखिरी में कौन सा है, इंडिया की पोजीशन क्या है, लास्ट ईयर इंडिया की पोजीशन क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता रहा है। ठीक, इस बार भी पूछ देगा, क्योंकि इस साल की नहीं पूछेगा तो पिछले साल की पूछ देगा। ठीक, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट और भी जितने 27-28 मैंने उसमें एक ही लिस्ट पीडीएफ मैंने दे दी थी, बाकी उसमें जो भी और इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बोल्ड में लिख रखा है, इसलिए बोल्ड वाले बिल्कुल मत छोड़ना, जाके देख लो वीडियो, अल्टीमेटली फायदा ही होगा। राइट, चलो एक दूसरी चीज़ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स कुछ जारी करता है, कुछ सूचकांक जारी करता है, जैसे उसमें है सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक, याद रख लेना। यूपीएससी ने 2017 में इसको पूछा था, याद रख लेना। और एक रिपोर्ट भी इसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। ठीक, याद रखना। इतनी चीज़ें थी, बाकी और इसमें कोई कहानी नहीं है, नाम याद करके जाना बस, समझे। इसलिए मेरा वीडियो हमेशा लंबा होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं हो। ठीक है, तो एक समझौता ज्ञापन फिर हुआ है, किसके बीच में होता? SVJN के बीच में। ये है सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम ने बहुत सी योजनाएं अन्य देशों में भी चलाई हैं, जैसे नेपाल के साथ में बहुत अच्छे प्रोग्राम इसके चल रहे हैं। राइट, नेपाल के साथ में जो वाटर डैम बना रहा है उन सबकी वहाँ भी इसकी भूमिका है। खैर, अभी यहाँ पे आओ, एक समझौता ज्ञापन हुआ है कि जो सुरंगें बनाई जाती हैं उसमें IIT पटना इसकी मदद करेगा, बहुत, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। भागो आगे बढ़ो। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 स्थायी रूप से बंद। ठीक, बिल्कुल बंद कर दिया गया। ठीक, ये किसके अंदर आता है? तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंडर आता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन क्या है? तो एक PSU है। PSU क्या होती है? तो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, यानी पूरे सरकार का इसमें योगदान होता है। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है, बंद किया गया। स्टेज 1, इसका स्टेज 1 बंद किया गया। स्टेज 1 2 चीज़ों में है, 110 मेगावाट की 2 यूनिट है, यहाँ पे याद रख लेना, दोनों को बंद कर दिया गया। ठीक है, एक चीज़। इस समय NTPC की जो भारत की सबसे बड़ी, देखिए ये बिजली उत्पादक एक कंपनी है, जिसकी इस समय की क्षमता है 75,418 मेगावाट। ठीक, 75,000 आसपास याद कर लो, बाकी और बढ़ो आगे। ठीक, एक चीज़ और, 1975 में ये स्थापित हुई थी NTPC। NTPC का लक्ष्य है कि 2025 तक 130 गीगावाट कंपनी बनाने का लक्ष्य है। दूसरी चीज़ है, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य कितना है 2030 का, याद करिए, मैंने पिछली बार आपको बताया था 500 गीगावाट, याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। फिर बिहार के अन्य पक्ष हैं, जैसे ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार दूरसंचार घनत्व यानी टेलीकॉम डेंसिटी में सबसे नीचे स्तर पर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने लोग हैं वहाँ पे सबसे कम टेलीफोन कनेक्शन है। एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो ट्राई की रिपोर्ट आई थी, आई थिंक ये मार्च या फरवरी, पता नहीं कब आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इस रिपोर्ट में केवल इतना और ज़रूरी है कि नंबर 1 पे जिस समय टेलीकॉम डेंसिटी है वो दिल्ली के अंदर है। और स्टेट में अगर देखेंगे तो स्टेट में टेलीकॉम डेंसिटी आपको केरला के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है। राइट, और यूपी की स्थिति जरा, जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आप पढ़ें तो यूपी की स्थिति जरूर देखें, तो यूपी की स्थिति नीचे से दूसरी मिलती है। सबसे नीचे आपको मिलता है बिहार। ठीक, बिहार का थोड़ा सा ही ऊपर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखेंगे, बस और कुछ नहीं है। स्टेट में शायद केरला के बाद में हिमाचल प्रदेश है, फिर शायद ऐसा कुछ है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बस इतनी चीज़, इससे ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो छोड़ो, खत्म करो। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के कैमूर के पहलवान हैं शुभम कुमार। इन्होंने 97 kg भार में कांस्य पदक जीता है, और ये हुई कहाँ थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। चलो आगे बढ़ो, आगे आओ।
हाँ, तो आईआईएम बोधगया के दीक्षांत में गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। क्यों गए हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, जो उपराष्ट्रपति होता है वही चांसलर होता है, याद रखिए, इसीलिए ये गया हुआ है। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में जब कभी दीक्षांत समारोह होता है तो आपको हमेशा गवर्नर जाते हुए देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर है नाबार्ड। नाबार्ड ने 23-24 के लिए पैसा कुछ दे दिया है बिहार को। कितना पैसा दिया है? इतना पैसा दिया है, याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर है अन्य स्टेट का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये है एमपी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको। ठीक है, एमपी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एमपी जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP, इसमें लागू करने में सबसे अग्रणी राज्य है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में जाना चाहिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या। तो देखिए, जैसे आपने एक नाम सुन रखा होगा CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूपीएससी ने कई बार पूछा है, यूपीपीएससी ने पूछा है कि नहीं पूछा है, शायद पूछा है। ठीक है, इसका सीन ये होता है कि ये एक जैसे आपकी एक कंपनी है, और कंपनी अगर मान लीजिए अगर कंपनी का व्यापार 1000 करोड़ से ऊपर का है, या फिर 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है कंपनी की, या फिर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसका लाभ है, तो उसको CSR देना होगा। CSR कितने % है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हर चीज़ मैं बता देता हूँ, इसलिए आप भूल जाते हैं। गूगल करना, ढूंढना, याद करना, एक बार आप सोचेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कितने % होता है, तो आपको वो चीज़ें रिकॉल रहती हैं, हमेशा याद रह जाती हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं बताने को भी बता सकता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़, CSR जो होता है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कॉर्पोरेट जो है वो सोशल उसकी जिम्मेदारी है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति? तो देश के पर्यावरण और सामाजिक कल्याण स्थापित करने के लिए, तो अपने लाभ का कुछ पैसा ये खर्च करता है उन सी चीज़ों पे। ऐसे ही है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये प्रोग्राम है स्वैच्छिक रूप से, इसमें स्वेच्छा होती है, समझे। व्यक्ति मतलब संस्थानों की, अलग अलग भागीदारों की अपनी एक स्वेच्छा है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने या ना बने। ये प्रोग्राम क्या है? तो एक बाजार आधारित पहल है, मार्केट बेस्ड एक इनिशिएटिव है, जो व्यक्तियों, कंपनियों, समुदाय और निजी क्षेत्र के उद्योगों को स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है, याद रख लेना। चलो, किसके अंडर आती है? तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर आती है। किसका काम आपको करना पड़ता है? जैसे जल अपशिष्ट है, अपशिष्ट प्रबंधन है, ठीक, जल प्रबंधन है, पेड़ लगाने जैसी पर्यावरण जो काम है, इसको अगर करते हैं तो आपको क्रेडिट दी जाती है, जिसको बोला गया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक, या ये लागू कब हुई थी? तो याद कर लेना भाई, ये वाली डेट। ठीक, डेट ये भले भूल जाओ, अक्टूबर 2023, आगे पीछे लगाने को आएगा क्रोनोलॉजी में तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ऐसे ही कार्बन ट्रेडिंग क्या है आप मुझे बताएंगे, किस प्रोटोकॉल से निकल के आई थी कार्बन ट्रेडिंग। ठीक, याद करने ना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड क्रूज पर्यटन बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश में क्रूज चले या हवाई जहाज, अपन से क्या लेना देना। ठीक है, अपन यूपी वाले हैं, राइट। चलो आगे बढ़ो। भोज परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। भोजशाला परिसर है, भोजशाला परिसर एक मुद्दा बना हुआ है। सीन देखिए ये हुआ कि एमपी की, जो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, उसकी इंदौर पीठ है, ठीक, उसने विवादित मध्ययुगीन यानी जो मिडाइवल हिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसमें भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद परिसर, दोनों अलग अलग समुदायों का ये क्लेम है। एक समुदाय क्लेम कर रहा है कि ये कमाल मौला मंदिर परिसर है, दूसरा बोलता है कि भोजशाला मंदिर है, राइट। इसमें जो विवाद है उसके लिए एएसआई को डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट की इंदौर, जो एमपी का जो हाई कोर्ट है, उसकी इंदौर बेंच ने। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, इसमें 8 और सप्ताह का समय दिया गया, बस इतनी चीज़ याद रख लेना, 8 और एक्स्ट्रा सप्ताह का समय दिया गया। एएसआई क्या है? एएसआई के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा भी है। एएसआई वही है जिसको बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंडर में आता है, ये पूछा गया है आपसे। जब आप हिस्ट्री की घटना चक्र उठाएंगे तो आपको वहाँ लिखा मिलेगा, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्थापना कब हुई थी? तो वही पुरानी तारीख 1861 में। कौन इसका संस्थापक था? याद करिए। पहला महानिदेशक इसका कौन था?
बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, याद लिखना। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम सी से बनेगा, सी फॉर कनिंघम, ठीक, याद रखना। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली के अंदर मिलता है। और देश में इसके एक इंपॉर्टेंट चीज़ में और देख लेना, देश में इसके 29 सर्किल आपको देखने को मिलेंगे एएसआई के, ठीक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिसमें 2 सर्किल आपको देखने को मिलते हैं यूपी के अंदर। कौन कौन सी जगह पे हैं? एक देखिए जगह है वो है आगरा, आगरा, दूसरी है लखनऊ, ठीक। मान लीजिए यही पूछ दिया जाए, मेरे ही ज़बान पे सरस्वती लिखी हूँ, कई बार ऐसा हुआ है, ठीक ठाक सरस्वती जी बैठ गई और काम हो गया। तो बस ये ऐसा माना जाता है कि ये भोजशाला मंदिर है, वो महाराजा भोज जो थे उनके समय पे इसका निर्माण हुआ। और ये हिंदू एक देवी हैं, मध्यकालीन युग में हिंदू देवी हैं, वाघ देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानते हैं। मुस्लिम समुदाय इसको कमाल मौला मस्जिद मानता है, ठीक। भोज, राजा भोज ने 1034 में ईस्वी में भोजशाला मंदिर में वाघ देवी की मूर्ति स्थापित की थी, वाघ देवी यानी सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित की थी। ऐसा मानना है हिंदू समुदाय का, और ऐसा मानना है ये वाला कमाल मौला मस्जिद वाला, ये मानना है मुस्लिम समुदाय का, ठीक है। तो इसमें समस्या है, ठीक। चलो आगे देखा जाएगा क्या है, बाकी और चीज़ें नहीं हैं, देख लेना। 8 और सप्ताह का समय दिया गया, और इसमें क्या है, एएसआई को 6 सप्ताह के भीतर भोजशाला इसमें वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना है, राइट। बहुत सारे मुद्दों पर एएसआई अपनी काम करता है, ठीक। फिर राजस्थान है, सीडॉक और आईआईटी जोधपुर के मध्य एक समझौता हुआ है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र, कई बार मैं थक जाता हूँ बोलते बोलते, तो मुझे लगता है कि मैं सो जाऊँ, खैर ऐसा करना नहीं है, जागते रहोगे नहीं भाई, राइट। 5G ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। चलो आगे आओ। उत्तराखंड द्वारा हिमालय में ग्लोव के खतरों का आकलन। देखिए अब ग्लोव के खतरा क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, इसको आप देख के चलेंगे, हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। तो पूछा जाने में समस्या ये नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसको हमको समझना है, ठीक। तो उत्तराखंड सरकार ने 5 संभावित, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कहाँ गया मेरा पेन, 5 संभावित खतरनाक हिमनद झीलों से भूकंप खतरे का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की 2 टीम गठित की हैं। भूकंप के खतरे क्या हैं, भूकंप जोन क्या है, 1 2 3 4 5, दिल्ली किसके अंदर आता है, और जो उत्तरी उत्तर प्रदेश है वो किसके अंडर आता है, उसके कौन कौन से जिले शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, होता क्या है, जैसे हिमनद है उसके ऊपर एक झील है, अगर भूकंप आया, झील फटी और फिर इससे बाढ़ आ जाएगी सब पूरे में, और फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको देखना अनिवार्य है, ठीक। दूसरी चीज़, ग्लोव है क्या, तो याद रखना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, एक फ्लड है, आउटबर्स्ट जब उस फट जाएगी तो एक फ्लड की स्थिति बन जाएगी। इसकी आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। अब इंपॉर्टेंट घटना यहाँ से निकल के आएगी आपके सामने, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक। आज नहीं पूछा जाएगा, कल पूछा जाएगा, हो सकता है इस बार पूछा जाए। पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि इसको हेड कौन करता है, तो इसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक चीज़ और, इसकी स्थापना की गई थी आई थिंक 2005 या 6 के 2006 में शायद की गई थी। 2005 में ये एक्ट आया था, एनडीएमए के लिए जो एक्ट आया था 2005 में आया था। और एनडीआरएफ क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो 2006 में ये बना, इसमें इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जबकि इसमें 9 और लोग होते हैं, जिसमें एक उपाध्यक्ष होता है, बाकी 8 मेंबर होते हैं, राइट। और एक चीज़ और है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ये क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन है, ये किसका विषय है, ठीक, याद रख लेना। आपदा प्रबंधन जो विषय है स्टेट का विषय है, लेकिन इसमें नीतियाँ निर्धारित कौन करता है, तो याद रख लेना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। 13 झीलों को ए स्तर पर वर्गीकरण किया गया था, ऐसी सारी चीज़ें इस पर लिखी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बता दी हैं, बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ लो। धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किसके लिए बन रही है, तो क्रिकेट पिच है, एक चीज़ याद रख लेना। कहाँ बन रही है, तो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि सबसे ऊंचा स्टेडियम आपको यहीं पे मिलता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, धर्मशाला में ही आपको जो 1962-64 में 1960 के आसपास जो लोग तिब्बतियन लोग यहाँ आए दलाई लामा के साथ में,
उनका ये निवास स्थान है इस समय धर्मशाला। तो जब आप कभी धर्मशाला जाएंगे, धर्मशाला के बगल में ही आपको एक मैक्लॉयडगंज भी आपको मिलता है। ये बहुत टूरिस्ट प्लेस है और पूरा इनका इको सिस्टम जो है वो तिब्बतियन कल्चर के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि आप दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला, ठीक, दिल्ली रिच के ऊपर, जिसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि दिल्ली रिच का सबसे टॉप, मतलब दिल्ली में दिल्ली रिच जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है आके मजनू का टीला। मजनू का टीला भी वो दिल्ली रिच का हिस्सा है और वो भी तिब्बतियन कल्चर वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कभी आप जाएंगे तो वहाँ का जो खाना है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ के सारी चीज़ें वो तिब्बतियन स्टाइल में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये धर्मशाला बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक, दलाई लामा यहाँ रहते भी हैं। चलो, यहाँ पे एक हाइब्रिड पिच बनाई गई है। हाइब्रिड पिच क्या है? हाइब्रिड पिच क्या होती है? जैसे कि एक तो ये घास वाली पिच है, इस पर अगर आप कोई मतलब पॉलीकार्बोनेट या कोई और ऐसी प्लास्टिक की कुछ घास आस लगा दें तो ये हाइब्रिड पिच हो जाएगी, ठीक। इसको मान्यता मिल गई है बीसीसीआई से, ठीक, बीसीसीआई से मान्यता मिल गई है। दूसरी चीज़ है इसको बनाया हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने। दूसरी चीज़ है ये सिलाई हुई पिच है, यानी स्टेज पिच, यानी एक दूसरे में सिल के बनाए जाते हैं। ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बनाने में नीदरलैंड की एक कंपनी है सिस ग्रास, SIS ग्रास के साथ साझेदारी की है बस। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप इनको छोटी छोटी सारी चीज़ें आप रटें बैठ कर, ठीक है। चलो, खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप, सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक। जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा मिल जाए, रिन्यूएबल एनर्जी मिल जाए, बिल्कुल रट लो। जहाँ पे सतत विकास मिल जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिल जाए, बिल्कुल रट लो, है ना। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से बड़ा मन लगा रहता है आयोग का यहीं पे बैठ के, ठीक है। तो ये इसको बना कौन रहा है? तो अदानी समूह ने बनाया है। कहाँ? गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कितनी बार यहाँ पे वेरी लिख दूँ मुझे नहीं पता है। ये आने की संभावना बनी रहेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो करंट अफेयर्स बनाने वाले पेपर सेटर की गलती है, राइट, ठीक। चलो, इसकी क्षमता जो है 45 गीगावाट विशाल क्षमता है, याद रख लेना। कितने लोगों को बिजली मिलेगी? 16.1 मिलियन लोगों को। और इसमें ऐसा माना जाता है कि एक साल में 58 मिलियन टन CO2 कम होगा। अभी CO2 कम करने के लिए एक कंपनी है, उसने CO2 को ऐसे कैप्चर करती है और नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ देती है। उसकी सबसे बड़ी यूनिट का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। चलो, ठीक है। एक गोरखा शायद थी और उसके बाद में अभी और कुछ बनी है, ठीक। चलो और आ जाओ, गोरखा थी या कुछ ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। पाकिस्तान से लगा हुआ ये क्षेत्र गुजरात का दूर दराज वाला इलाका है, ठीक। कौन बना रहा है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, याद रख लेना। बस इसमें इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है। भारत का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य कितना 2030 तक कितना है? मैंने अभी आपको बताया था 500 गीगावाट। ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी ऐसा बोल के आए थे। आगे बढ़ो। पुणे में योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि योग महोत्सव पुणे में हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये 7 अप्रैल को किया गया, 75 दिन पहले, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता? तो आपको सबको पता है 21 जून, ठीक। 2014 के अंदर PM मोदी जब बने तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन से दरख्वास्त की, एक अपनी मांग की कि एक भारत, क्योंकि योग में एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है, ठीक। पतंजलि हो यहाँ पे या और भी लोग हैं, ठीक। तो योग में उनका बहुत शानदार योगदान है, इसलिए पूरी दुनिया में योग जाना जाता है इंडिया की वजह से। तो सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। इसको जब आप सांस्कृतिक विरासत पे कोई भी मेंस में अगर आंसर आए लिखने को तो आपको योग जरूर वहाँ पे लिखना है, क्योंकि इंटरनेशनली हम लोग इसको ग्लोरीफाई किया है, राइट, और वो डिजर्व करता है इंडिया, राइट, इतनी चीज़ें। तो 2014 से इसको किया था, 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया। इस बार का योग दिवस 2024 में जो मनाया जा रहा है, इससे जोड़ के देखिए कौन सा है। आई थिंक 10वां होगा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। एक चीज़ याद रख लेना। दूसरी एक इसमें और चीज़ है, इसकी थीम क्या है इस बार के लिए, तो याद कर लेना, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। पिछले साल की शायद थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ऐसे कुछ था, समझे। आई थिंक यही था, वसुधैव कुटुंबकम के लिए। लेकिन इस बार की थीम जो है वो कन्फर्म है, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। बस इतनी चीज़ें आपको जानकारी रखनी है। यूपी में योग दिवस के ऊपर मैंने कभी टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था। अच्छा हाँ, टेलीग्राम अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। वहाँ पे डेली मैं देखिए, मैं मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं डालता हूँ कि जो आप पढ़ें, लेकिन मैं चीज़ें ऐसी बताता रहता हूँ वहाँ पे बैठ के कि जो आपकी तैयारी में बहुत सार्थक सिद्ध होंगी और पिछली बार हुई हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे
इस बार 2024 के लिए मैंने अलग सिस्टम बनाया था, यूपीपीसीएस 2024 अलग एक ग्रुप ही प्रॉपर अलग बना हुआ है। पिछली बार 2023 का बना था, उसमें बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा था। ठीक, बड़ी दुआएं मिली मुझे। आगे आ जाओ। उड़ीसा सरकार की जलवायु लचीली कृषि फसल प्रणाली, राइस एक है चावल प्रति प्रबंधन के माध्यम से उड़ीसा सरकार जो है, उड़ीसा में चावल का कटोरा है उड़ीसा, ठीक है, इसलिए वहाँ पे चावल को लेके एक जलवायु लचीली कृषि फसल प्रणाली। अब इसकी आवश्यकता हुई क्यों हुई? क्योंकि जो धान है वो बहुत पानी मांगती है। 1 किलो धान बताते जब पैदा होती है वो 1500 लीटर पानी से ज़्यादा पी जाती है, राइट। तो पानी बहुत मांगती है। दूसरी चीज़ है अमोनिया बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक। एग्रीकल्चर की जब कभी भी आप समस्या लिखेंगे मेंस के पेपर में तो ऐसे लिखेंगे, धान में है अमोनिया बहुत ज़्यादा निकलती है, पानी की खपत बहुत ज़्यादा है, ठीक, उचित मूल्य मिल नहीं पाता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ें नहीं है, समझे। हम ऐसे रीजन में रहते हैं कि जहाँ पे पूरे भारत में ऐसी चीज़ें धान की फसल नहीं हो सकती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में सबसे ऊपर नहीं हो सकती है, अगर पंजाब या हरियाणा में हो रही है तो वहाँ पे ट्यूबवेल कल्चर है। ट्यूबवेल अगर कल्चर है तो वो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन का जो पानी है उसका दोहन कर रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। नेगेटिव पॉइंट ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे इस पर लिखती हैं, ठीक, ऐसे ही आप लिखेंगे। तो इसके लिए जलवायु लचीली कृषि, क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर फसल प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस इसमें इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ जाइए, आगे आ जाइए। चलो आगे आते हैं उड़ीसा स्थापना दिवस की ओर। 1 अप्रैल 2024 को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा था? 89वां था, ठीक। अलग अलग नाम है उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस, विश्व मिलन भी कहा जाता है। उत्कल से आप याद रखेंगे, उड़ीसा याद है, विश्व मिलन नहीं याद हो गया। हो सकता है ये गंदा संदा अगर कुछ बनाता है तो ऐसा करेगा। उड़ीसा आपको पता है कलकत्ता प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था, कलकत्ता, जिसमें बिहार, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल जो आज के दिन बंगाल है वो भी शामिल था। धीरे धीरे उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा चला गया बिहार के साथ में। फिर बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा पूरी तरीके से अलग हो गया, ठीक है। ये बिहार राज्य का हिस्सा था, ठीक। अब इसमें है यहीं पे आपको कहानी मिलती है कलिंग विजय की, ठीक। हाथियों के लिए जो युद्ध लड़ा गया, इसी को उत्कल बोला गया है। चटर्जी साहब, समझे, इसी को चटर्जी, बंकिम चटर्जी नहीं। देखो कितनी बड़ी गलती का मैं कर रहा हूँ, यही गलतियाँ होती हैं पेपर में, ऐसे ही गलती होती है, ठीक। किसने लिखा? R.N. टैगोर ने, समझे, R.N. टैगोर ने लिखा उत्कल बंगा, समझे, पंजाब सिंध गुजरात राजस्थान, हाँ यस, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और तोसली तोसली के नाम से, कौशल के नाम से, ऐसे ऐसे करके आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें बहुत कन्फ्यूज होती हैं, जैसे मैं अभी भी इसमें कन्फ्यूज हूँ। अब देखिए कन्फ्यूजन की ये स्थिति होती है कि आप 2-3 क्वेश्चन गलत करेंगे ही करेंगे। 2 + 2 = 4 नहीं होते हैं, ठीक। कई बार ये इतनी दिमाग जो होता है हम लोगों का इतना पैदल हो जाता है कल से, वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो इसमें है उड़ीसा का नाम मध्य क्षेत्र में रहने वाली, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आप नोट करेंगे, ओड्रा जनजाति के नाम पे रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के 96वें संशोधन के अनुसार उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया। एक चीज़ और है, उड़िया का नाम बदल के ओडिशी भी किया गया था 96 अमेंडमेंट में। याद रख लेना इस चीज़ को, कब किया गया था, कौन से सन में किया गया था, याद रखिए कब किया गया था। बहुत ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 15-20 साल हुए होंगे, 15 साल भी नहीं हुए हैं, ठीक। फिर है असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को GI टैग दिया गया। इस बार GI टैग बहुत बांटे गए हैं। इस समय आई थिंक GI टैग 650 के आसपास होंगे। यूपी अभी भी टॉप पे है, ठीक। अलग अलग इसमें हैं, याद कर लेना। जैसे बिहू ढोल है, कब किया जाता है, अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप एक बार पढ़िए, ठीक। मैं एक एक चीज़ ऐसे क्या बताऊंगा, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन 6 के 6 आप देख लेंगे इसमें, ठीक है, ठीक। नाबार्ड आ गया। फिर पूर्वोत्तर राज्य, इसमें है त्रिपुरा का मातावारी पेड़ा और पचरा GI टैग। अब देखिए मातावारी पेड़ा है जो एक मंदिर में चढ़ाया जाता है। मंदिर का नाम है उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर, ठीक, इसमें चढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़ एक लाल पेड़ा है, एक लाल पेड़ा, ये कहाँ का GI टैग है? बनारस का है क्या? देखिए वाराणसी, ये वाराणसी का ही है। दूसरा है पचरा GI टैग। पचरा क्या है? पचरा है गिरनई पचरा, आदिवासी महिलाओं द्वारा पारंपरिक पोशाक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे आदिवासी आ जाए वहाँ पे याद कर लो चीज़, भूलो नहीं, ठीक है, याद कर लो, ठीक है, इसलिए याद रखना। हाल ही में पूर्वोत्तर का रिसा पिछले साल हाल ही में चर्चा में रहा था। रिसा भी आपको पढ़ के जाना है, जो हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, इसको GI टैग प्राप्त हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिपुरा में ब्रू निवासियों द्वारा मतदान किया गया।
मतदान ये अलग अलग समुदाय करते हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये एक जाति हिंसा हुई थी बहुत साल पहले, उसमें हुआ ये, एक तरफ ये ऐसे पढ़ते हैं त्रिपुरा मिज़ोरम, ठीक। तो मिज़ोरम से भाग के लोग त्रिपुरा में आ गए। ये लोग कौन से हैं? तो त्रिपुरा की ब्रू है, ब्रू जनजाति है एक चीज़। अब ये थे मिज़ोरम के निवासी, लेकिन ये आ गए कहाँ पे? ये आ गए त्रिपुरा के अंदर। इस बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें इन लोगों ने क्या किया है? उसमें इन लोगों ने क्या बोलते हैं, चुनाव किया है, ठीक। इतनी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है ब्रू जो है 1997 देखिए यहाँ पे ब्रू अपने 1997 अपने मूल स्थान मिजोरम में हिंसा से भाग गए थे। त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया था। इस बार भी इन्होंने हिस्सा लिया 26 अप्रैल को, ठीक है। एक और अन्य नाम से इसको जाना जाता है, जहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है ब्रू या रेयांग समुदाय पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो त्रिपुरा मिजोरम असम में रहते हैं। ब्रू या रेयांग याद कर लेना, ब्रू रेयांग, ठीक। कई बार अलग अलग आपको शेड्यूल ट्राइब जो होती पूछ ली जाती हैं, और ये होता है कि ये यार ये तो बहुत सी है, ये तो पेपर एग्जाम बुक में लिखी नहीं थी, ये कहाँ से आ गई? तो ये ऐसे ही आती है, समझो, ऐसे कहीं और से नहीं आएगी, राइट। फिर अगला वाला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलियारा तितली की खोज। बस इतनी चीज़ें आपको रखनी है, नेप्टिस फिलियारा तितली की खोज, बस कहाँ मिली है? ये अरुणाचल प्रदेश में मिली है। चलो कुछ चीज़ें अच्छा देख लेते हैं। प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में मिली है ये। कौन से स्थित? टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य। एक चीज़ ये याद रख लिए, टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन निकल के आता है अतरंगी, फिर आपको लगता है अरे ये तो घटना चक्र में नहीं दिया, ये तो फला बुक में नहीं दिया, है ना। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और सबके साथ में होती हैं, सबके साथ में। जब आप कर रहे हैं ये, तो मेरे पढ़ने के अनुसार आप ऐसे ही करेंगे जहाँ मैं बता रहा हूँ। फिर है निचले सुबनसिरी जिला। सुबनसिरी से आपको सुबनसिरी नदी याद आती है। सुबनसिरी जिला, जिया भरेली, पगला दिया, मानस, है ना, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। याद रख लेना, राइट ट्रिब्यूटरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऐसे पूछता है, आप याद करेंगे इसको, ठीक है। जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे या मेरे साथ आएंगे तो हम तो याद ही कराएंगे। चलो ठीक है, बस इसमें और कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं नहीं, बस इतनी चीज़ ही इसमें इम्पॉर्टेंट थी। चलो आगे आओ। फिर है एक पर्व इम्पॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति, इस याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश की नीसी है। त्रिपुरा में आप लोग को ब्रू मिली थी या रेयांग मिली थी। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन सी मिली है? तो याद रख लेना, नीसी जनजाति मिली है, नीसी जनजाति मिली है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। एक इसका सांस्कृतिक त्यौहार है जो पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है, ठीक। चलो अब कभी भी अगर आपको कभी ऐसे में या कहीं लिखना पड़ जाया या किसी क्वेश्चन में, तो आप याद करेंगे, देखिए ये सांस्कृतिक विरासत में केवल ऐसा नहीं कि पशु बलि है, हमारे यहाँ की जो आदिम जनजातियाँ हैं वो तक ऐसा कर रही हैं, समझे, कि पशु बलि के निषेध के लिए, रोकने के लिए, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन को बैलेंस किया जाता है, याद रख लेना, ठीक। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़े जाति समूह में नीसी समुदाय एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, अच्छी बात है। अन्य उत्सव भी हैं इसमें, जैसे लोसर महोत्सव है, कुछ हैं, त्योरगा महोत्सव है, साका दावा है और न्योक्युम यूलो त्यौहार। ये चीज़ें रटने वाली होती हैं, रटनी पड़ती हैं, ये मैं भी रटता हूँ, ये आप भी रटेंगे, बस। दक्षिण में क्या स्थिति है? दक्षिण में चलो देख लेते हैं। केरल में भारत का पहला ट्रांसमिशन पोर्ट बना, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में पहला है, अडानी समूह ने बनाया है। अभी अडानी समूह में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा प्लांट भी लगाया दुनिया में, लेकिन ये इंडिया के अंदर है, ठीक। कौन सा पोर्ट है? विंझिजम पोर्ट, ठीक। ट्रांसमिशन पोर्ट है। ट्रांसमिशन पोर्ट क्या होता है? जैसे एक कार्गो ये आया, एक कार्गो ये आया, सामान की अदला बदली होगी इस पोर्ट के अंदर, तो ये होगा ट्रांसमिशन पोर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा है, ठीक। बस आगे बढ़ जाइए। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो याद कर लीजिए, केरल के त्रिशूर जिले में, ठीक। ये उत्सव मनाया गया, पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। और क्या है? लोकप्रिय मंदिर त्योहारों में से एक है दुनिया भर के। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस समय पूरम दिवस पर मनाया जाता है, जो चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाइए। लक्ष्मण तीर्थ नदी है, इम्पॉर्टेंट नदी है क्योंकि ये मर गई है। मर गई का मतलब सूख गई है। कहाँ की है? ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये है कर्नाटका की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको मिलेगी कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक। कावेरी नदी कहाँ से निकलती, कहाँ ख़त्म होती है, उसकी बातें यहाँ सब चर्चा की गई है। लेकिन लक्ष्मण तीर्थ नदी
अब इसमें चीज़ें और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लक्ष्मण तीर्थ झरना भी ये बनाती है, तो ये झरना हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, या इसको इरुप्पु झरना भी बोलते हैं। ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रास्ते में केरल की सीमा पर नदी एक स्थित बहुत प्रसिद्ध ताजे पानी का झरना है। ठीक, याद करिए इसको। ठीक, ऐसे बढ़ेंगे महाराष्ट्र, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे कर्नाटक मिलेगा, यहाँ पे आपको केरल मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे तो थोड़ी सी जगह आपको यहाँ पे तमिलनाडु की टच होगी वेस्टर्न घाट पे, फिर इंडिया ऐसे 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 हो जाएगा और यहाँ पे आपको तमिलनाडु भी मिलेगा। तो तमिलनाडु का जो ये वाला हिस्सा है पीछे वाला, ये आपको वेस्टर्न घाट में भी देखने को मिलता है, याद रखना। चलो आगे बढ़ो। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये देखो लिखा है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कौन सा गाँव है ये भी लिखा है। ठीक, इतने मीटर से निकलती है, तमिलनाडु के इतनी वाली जगह पे बंगाल की खाड़ी में यहाँ से गिर जाती है। ओके, आंध्र प्रदेश की उगादी तेलुगु नववर्ष है, इसमें केवल इतना ही याद रखना है, समझे। उगादी तेलुगु नववर्ष कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। आपके सामने साउथ इंडिया के अलग अलग नाम रखे होंगे उगादी से रिलेटेड, तमिलनाडु भी रखा होगा यहीं पे, तेलंगाना भी हो सकता रखा हो सकता है आपको कुछ और भी रख दिया जाए, समझे। तो याद रख लेना उगादी आंध्र प्रदेश। ठीक, हाँ। बसंत ऋतु के आने में ये त्यौहार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लोग पचड़ी जैसे व्यंजन बनाते हैं, इमली गुड़ दुनिया भर की ये सब बातें बेकार की हैं। सोमपेन जनजाति के सदस्यों द्वारा पहली बार मतदान किया गया। इंपॉर्टेंट घटना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोमपेन जनजाति आपको कहाँ मिलती है, तो आपको अंडमान एंड निकोबार मिलती है, और उसमें भी ये ग्रेट निकोबार एक द्वीप समूह है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऐसे आपको बहुत सारे मिलते हैं इंपॉर्टेंट। उसमें एक ग्रेट निकोबार है, वहाँ पे ये आपको जनजाति मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि इनका कल्चर और ये जो मेन स्ट्रीम है उससे बहुत अलग है, इसलिए इसमें एक द्विभाषीय का इस्तेमाल किया गया जिससे बातचीत करने के लिए, उसका नाम था माथियास। ठीक, अब ये इन्होंने इनकी संख्या बहुत कम है और इनकी संख्या इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार 229 है मात्र। ठीक, खत्म होने के कगार पे है, और ये एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिसको बोलते हैं PVTGS, याद रख लेना। इसको इंग्लिश में देखिए जाके क्या लिखा हुआ है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कितने हैं, 75 हैं, 75 हैं। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए, समझे। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, समझे, जो हमारे जो प्रीवियस के क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं घटनासार से बाहर हो गए, इससे बाहर हो गए, उससे बाहर हो गए, ऐसे ही आते हैं। इसीलिए मैं इस बुक को पढ़ने का आपसे दरख्वास्त करता रहता हूँ, आपसे अनुरोध करता रहता हूँ। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की आंध्र प्रदेश निकोबार की है। इसमें 7 लोगों ने मतदान किया, समझे, 299 में जाहिर सी बात है कि कुछ बालिग होंगे, कुछ नाबालिग होंगे। फिर है कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, ये बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको स्ट्राइट ट्रैक द्वारा भारत और दक्षिण एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ वाला 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ देखते हैं। पंजाब में कुछ घटना हुई है, देख लीजिए क्या है, कोई बहुत चीज़ नहीं है। ठीक, राजस्थान में क्या हुआ, ये बहुत चीज़ नहीं है, ये भी कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, एक पुंगनूर गाय है, आपने अभी देखा होगा पुंगनूर गाय, मोदी जी ने बड़ी अच्छी फोटो खिंचाई थी, छोटी छोटी गाय होती हैं कोबड़ वाली। ठीक है, तो मध्य आंध्र प्रदेश से लाई गई है, मध्य प्रदेश में। बस पुंगनूर याद रखना, पुंगनूर ये नहीं मतलब है कि लाई गई है नहीं लाई है, पुंगनूर बस याद रखना, छोटी गाय होती है, समझे, जिसके साथ मोदी जी ने फोटो खिंचाई थी, बस याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश के फिर क्या है, घर घर महिलाएं हैं, ये सब है। उच्च शिक्षा संस्थान के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि नहीं हैं, कोई ऐसी मुझे खास ज़रूरी नहीं लग रही हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ के जाना थोड़ा सा। ठीक है, 24 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट की नाथपका काकड़ी हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन भारत के पहले बहुउद्देशीय कंबाइंड हीट हाइड्रो पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आई गेस, समझे। भारत का पहला है, 24 अप्रैल को किया गया हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में 1500 मेगावाट का, ऐसे याद करिए 1500 मेगावाट का है नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक, याद कर लेना। भारत के पहले बहुउद्देशीय कंबाइंड हीट पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ो उसको। चलो
IIT रुड़की ने सांप ढूंढ लिया है। कितना लंबा सांप है? तो 10 से 15 मीटर का। कहाँ ढूंढा है? तो गुजरात के कच्छ में ढूंढा है। ठीक है, बस खत्म करो। इसका क्या मिला? जीवाश्म मिला है। ठीक। और क्या है? निर्वाचन आयोग की व्यवस्थित मतदान स्वेच्छा चुनाव प्रणाली यानी स्वीप पहल आपसे पूछा जाएगा किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत सारे इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग को ही बदल दिया गया था, उसमें जो सिलेक्शन का तरीका है उसको बदल दिया गया था। जैसे पहले जो सिलेक्शन होता तो उसमें एक होता था प्राइम मिनिस्टर, एक नेता प्रतिपक्ष इन लोकसभा, समझे, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, और तीसरा इंसान उसमें होता था CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस बार ये CJI को इसने हटा दिया है और इसमें इस बार PM है, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के अंदर, और एक इंसान और इसमें जोड़ा गया है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो इस बार इसे कहा जा रहा है कि जो भी निर्वाचन आयोग में जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त जो बनेंगे उसमें केंद्र सरकार की ही अकेली भूमिका होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कितना भी दम लगा ले वो 2 का वोट तो ज़्यादा ही रहेगा ना, इसलिए। तो ये खत्म हो गया। राज्य समाचार बड़ा लंबा हो गया था। अब हम लोग आ गए राष्ट्रीय पे। मुझे इसको थोड़ा ठीक से ख़त्म करना था, 1 घंटा हो गया है, राइट। अब हम लोग आ रहे हैं राष्ट्रीय पे। चलो कुर्सी की पेटी बांध लो, एक बार राष्ट्रीय और आगे वाली चीज़ें और ज़रा देख के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय की शुरुआत हो जाए अब यहाँ से। कुछ देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। अभी तक जो हम लोगों ने जो स्टेट वाली चीज़ें देखी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसलिए उसमें ज़्यादा वक्त लगा। मैं ये सोच रहा था अभी तक कि ये 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा है कि ये 2 लेक्चर में ख़त्म होगी, राइट। तो चलिए पहले पॉइंट पे आ जाएं। 2 से नहीं, 2 में 3 से काम चल जाएगा, लेकिन बात ये है कि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जो चीज़ मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो पूरी चीज़ें यहाँ पर डिलीवर हों, राइट। चलिए पहले टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है समलैंगिक समुदायों के मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया जाना है। समिति दरअसल गठित कर भी दी गई है। क्यों? पहली बात तो ये है कि क्यों गठित की गई है। तो देखिए 2023 में अक्टूबर का माह चल रहा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा गया, समलैंगिक जो समुदाय हैं उनकी विवाह के लिए, और विवाह पे एक बात ये होनी चाहिए, क्या जो विवाह जो है उनकी जो शादी है वो एक फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, ठीक। इसमें अक्टूबर 2023 के अंदर विवाह को मौलिक अधिकार मानने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार तो नहीं माना, लेकिन एक बात उसने कही कि जो ये समुदाय हैं इनके लिए इनके साथ कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, समाज में कोई जो इनके साथ में पार्शियलिटी है वो चीज़ ना हो, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाना। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये, केंद्र सरकार को ये डायरेक्शन दिया कि इसके लिए एक समिति गठित की जाए। दूसरी चीज़ है ये जो अक्टूबर में 2023 में जो फैसला आया, ये जो पीठ थी ये संवैधानिक पीठ थी। या बहुत ढंग से याद रखना, संवैधानिक पीठ थी, ठीक। संवैधानिक पीठ क्या होती है? जब कम से कम 5 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट। और इसमें इसको जो हेड कर रहे थे वो थे आपके CJI कौन? तो DY चंद्रचूड़, ठीक। इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो कहानी निकल के आई अक्टूबर में वो यही थी कि जोड़ों को जो है कानूनी अधिकार तो नहीं मिलेगा, मतलब जो विवाह है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सिविल यूनियन की बात निकल के आई यहाँ पे। अब सिविल यूनियन क्या है, इसको आप जाके, अगर आपका मन हो तो जाके देख लें। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अति गंभीर इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन वैसे ठीक है, सिविल यूनियन आ सकता है कभी भी, समझे। UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए इसमें फिर ये जो समिति गठित की जानी थी, इसके लिए केंद्र सरकार का एक विभाग है, एक मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? विधि और न्याय मंत्रालय। उसके अनुसार ये गठित की गई। उसमें विधि और न्याय मंत्रालय जो है उसमें 6, ये जो समिति गठित की जा रही है उसके लिए 6 सदस्यीय समिति होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे ये गलती यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है समलैंगिक समुदाय और यहाँ पे लिखा है क्वेयर कम्युनिटी। देखिए जब मैं LGBTQ जब भी हम लोग पढ़ते हैं LGBTQ और इसके बाद में और भी कुछ टर्म्स निकल के आते हैं, तो उसका अलग अलग मीनिंग होता है। L फॉर जैसे लेस्बियन है, G फॉर गे है, B फॉर बाइसेक्सुअल है, T फॉर ट्रांसजेंडर है, Q फॉर क्वेयर है, ठीक। क्वेयर अलग, अब है क्या कि ये इनकी अपनी स्वेच्छा तो है नहीं, ये जैसा इनका परिवर्तन हुआ है प्रकृति के द्वारा वैसे इनकी मनोभावना है इसमें। इसलिए हम लोगों को या किसी को भी जो अपने आप को स्ट्रेट मांगता है, ये आपका चुनाव नहीं था। ये आप अगर स्ट्रेट पैदा हुए, स्ट्रेट पैदा होने का मतलब आप अपने जो अपोजिट जेंडर है अगर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये आपका चुनाव नहीं था, प्रकृति ने आपको ऐसा चुना,
ठीक ऐसे ही ये जो लेस्बियन हो या गे हो या बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो या क्वेयर कम्युनिटी हो, इनका ये अपना चुनाव नहीं था, ये इनको प्रकृति ने इसी तरीके से चुना। प्राकृतिक न्याय की अगर अवधारणा की बात करें तो ये इनकी जो मांग है, इनको भी वही अधिकार होने चाहिए जो हैं। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आगे निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, केंद्र सरकार भी इस पर तैयार नहीं है और बहुत सारे अन्य पहलू हैं, उन पर बातचीत होती रहती है। खैर आते हैं इस समय मुद्दे पे। ठीक, तो यहाँ पे ये जो लिखा है क्वेयर कम्युनिटी समलैंगिक समुदाय, ब्रैकेट में इसको काट देना, यहाँ पे लिख लेना होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, होमोसेक्सुअल, ठीक है, समलैंगिक समुदाय। ठीक, अब बात यह है कि इसमें जो 6 सदस्य जो समिति बनाई जा रही है इनकी इसकी जांच करने के लिए, उसका सीन क्या है, तो उसमें देखिए यहाँ लिखा है उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, तो विधि और न्याय मंत्रालय का एक कैबिनेट जो सचिव होता है वो इसकी अध्यक्षता करेगा, नंबर 1 पॉइंट। अन्य जो सदस्य इसके होंगे तो अलग अलग मंत्रालय से होंगे, इन मंत्रालय को रट लेना कौन कौन होंगे, इसलिए क्योंकि हो सकता है आपसे यही पूछा जाए कि इसमें चौथा मंत्रालय एक और डाल दिया जाएगा जो इसमें से नहीं होगा, ठीक, और आप गलत लगा के चले आएंगे। तो पहला है गृह मंत्रालय, दूसरा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तीसरा है कानून एवं न्याय मंत्रालय, चौथा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पांचवा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, 1, 2 और 3 और 4 और 5 और एक छठा विधि वाला। ठीक, तो ये 6 मंत्रालयों से अलग अलग लोग आएंगे, टोटल मेंबर रहेंगे इसके 6। अच्छा, ये 6 है, ये रिपोर्ट अपनी देगा किसको, तो ये अपनी रिपोर्ट जो है वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ते हैं विवाह और जो डाइवोर्स है उसको, ये जो 2 चीज़ें आप पढ़ते हैं तो ये ना तो सेंट्रल लिस्ट का हिस्सा है ना स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। ठीक, ये जो दोनों की जॉइंट जो लिस्ट है जिसपे दोनों ही बना सकते हैं, क्या ना उसका नाम है, उसका नाम आप कमेंट करके बताओ, तो ये उसका हिस्सा है, इसलिए ये अपनी रिपोर्ट दोनों सरकारों को देगा। ठीक, इसमें बस वही सारी बातें हैं जो मैंने बताई हैं। ठीक, कि ये सुनिश्चित करेगी कि समलैंगिक समुदायों की वस्तुओं, सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंच में किसी तरीके के भेदभाव या हिंसा का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, राइट। चलो आगे मुद्दे पे आते हैं। IHRC क्या है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। ठीक, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। अब इस जब आयोग को आप पढ़ेंगे, ये आयोग इम्पोर्टेंट भी है, एक मिनट का टाइम है। ये आयोग इम्पोर्टेंट भी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने अभी हाल ही में अपना एक लोगो भी जारी किया, नया, और एक आदर्श वाक्य भी जारी किया। 2 चीज़ें जारी हुई, नंबर 1, नंबर 2। पहले नंबर 2 पे आता हूँ। ठीक, पहले तो ये देखिए IHRC है क्या, तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है। IHRC के बारे में कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये वाले इस वाले पॉइंट पे जब आप आएंगे। ठीक, इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसकी जो मिनिस्ट्री है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, नेतृत्व करते हैं, और संस्कृति मिनिस्ट्री के अंदर ही ये आएगा। ठीक है, बाकी और सब चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको देख लेना आप, राइट। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट चीज़ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, उसका है वो है यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता। ठीक, एक बात। दूसरी बात है, इसका जो लोगो है वो पूरी तरह से ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की थीम और विशेषता से व्यक्त करता है। जैसे है क्या, अब चलिए, इसमें लोगो तो इसमें बना है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ लोगो इसका है कैसा। तो कमल की पत्तियों वाले 6 पेजेस हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, और इधर लिखिए 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, ये पेज हैं, ये ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। अब गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट, देख लेना एक बार। तो ये चीज़ें पिक्टोरियल जो मेमोरी होती है वो इंसान की बहुत तेज होती है। यहाँ पे वो बना हुआ है, मैं बना तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वो बना हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे एक पेन बना हुआ है जिसकी नीब ऐसे करके निकली हुई है। दूसरी चीज़ ऐसे करके ऐसे और लिखा है, और यहाँ पे इसका ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। ध्येय वाक्य क्या है, यह है यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता। ठीक है, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई। 6 पंखुड़ियों वाले कमल के आकृति की ये है किताब है, एक 6 पेजेस हैं। ऊपर सारनाथ का अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे एक ये पेन है इसी के साथ लगा हुआ, और यहाँ पे इसका ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। ठीक, इतनी बात है, क्लियर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ूँ। चलो आगे आ जाओ, बाकी ये चीज़ें अपनी पढ़ लो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी आगे हम लोगों ने देख ली है। अब चलिए, अब आगे आता हूँ। आगे लिखा है ICDRI का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित। अब जरा एक चीज़ को, जब मैंने ये फर्स्ट बार अभी जब मैं देख रहा था
तो मुझे ये समझ में आया, मैंने इसको पढ़ा CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। होता क्या है, जो चीज़ हमारे दिमाग में होती है वही चीज़ हम लोग आंखों से देख पाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। जो क्वेश्चन हम लोग ये समझते हैं कि बड़ा सरल है, कई बार ह्यूमन एरर्स की वजह से गलत हो जाता है। और 1 2 3 क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आप समझ लो लाइन से बाहर हो गए, किनारे पहुंच गए। ठीक है, अब है क्या, CDRI हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये है ICDRI, ये टोटली डिफरेंट है, राइट। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, अब इसमें है क्या, ये इसका नहीं, पहला मैंने बोला था क्या, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात मैंने बोल दी। 6ठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया, कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। ठीक, ICDRI है क्या, तो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, अब ये है इंटरनेशनल है, इसलिए ये CDRI, एक तो है ये CDRI, फिर इसका इंटरनेशनल हो जाता है। ठीक, अब ये CDRI की जो बात है, ये सबसे आखिरी वाली लाइन पे जब आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बात लिखी है, CDRI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था। ठीक, इसके बारे में ये लिखा है, जैसे कि राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसियां हैं, यूनाइटेड नेशंस की बहुपक्षीय विकास बैंक हैं, इसमें निजी क्षेत्र है, ज्ञान संस्थाओं की वैश्विक साझेदारी है, राइट। ओके, अब इसमें और चीज़ें हैं, जिसमें कौन से, जैसे अब तक 39 देश हैं, 7 संगठनों का एक वैश्विक संगठन है। एक चीज़, ये चीज़ समझ में आई। अब इसका है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है 6ठी, कहाँ हो रही है, ये हो रही है नई दिल्ली के अंदर। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ है 6ठी हो रही है। ठीक, तीसरी चीज़ है, इस इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने अपना एक भाषण दे दिया। ठीक है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है। ठीक, बस इसमें और कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाइए। हाँ, एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, ये है क्या, एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौती पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन, राइट। ये किसके अंडर में की गई है, तो DRDO है, DRDO की रक्षा जैव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला द्वारा आयोजित की गई। ठीक, और इसमें और बहुत ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, केवल इतना ही इसमें याद करना है बस, और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ो, ये वाला टॉपिक हो गया, आगे बढ़ो। ठीक, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार, इसमें लगाना वेरी 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 वेरी, 5 बार वेरी लिखना, एक बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखना। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है, विशिष्ट मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को। देखिए, एक एज ए कंट्री बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जिसमें गरीब लोग भी हैं, जिसमें अमीर लोग भी हैं। गरीब लोग मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में अगर आप देखिए तो गरीबों की संख्या बहुत कम है, राइट। या जो ऐसी मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी हैं वो उनकी संख्या बहुत कम मिलेगी, उनके कारण बहुत कम मिलेंगी। जबकि जो दोहन हो रहा है पर्यावरण का या नुकसान जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा पैसे वालों से हो रहा है, चाहे वो AC के थ्रू हो रहा हो या वन काट के उनकी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर के स्थापित कर दी गई हों या अन्य कोई मसले हों, ज़्यादातर आप देखेंगे तो उन्हीं लोगों का योगदान है। दूसरी चीज़ है, तो जो गरीब इंसान है, देखिए पर्यावरण का जब नुकसान होता है तो सबको झेलना पड़ता है, वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन गरीब का उसमें ज़्यादा हानि है। क्यों हानि है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है, उसको भुगतना पड़ रहा है, राइट। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, इसलिए जो हर व्यक्ति का, हर इंसान का ये दायित्व है, दायित्व के साथ साथ ये अधिकार है कि वो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा उसके विरुद्ध, ठीक, उसको अधिकार मिल सके। मतलब कहने का ये है कि जलवायु परिवर्तन रोकने का अधिकार मिल सके, रोकने का मतलब उसके अगेंस्ट खड़े होने का अधिकार मिल सके, राइट। अब इसका सीन है, ये दिया कैसे गया है, तो जब आप आर्टिकल, यहाँ पे लिखा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच थी, अलग अलग इसमें लोग हैं, कौन कौन से हैं, CGI चंद्रचूड़ हैं, न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला हैं और न्यायमूर्ति पारदीवाला हैं, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा हैं। इन लोगों ने बात ये लोग कर रहे थे, लुप्त पाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, एक चीज़ लगा लीजिए। दूसरी चीज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक। के संरक्षण से संबंधित एक मामलों में ये फैसला सुनाया, ठीक। अब है फैसले में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 14 है, समझे, और आर्टिकल 20, आर्टिकल 14 कहता है आपसे, क्या कहता है, विधि के समक्ष समझा या विधियों का समान संरक्षण, ठीक। इक्वलिटी की बात करता है, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर
लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। ठीक। आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कहानी निकल के आएगी कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार जो है विशिष्ट मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलो इतनी चीज हो गई, जरूरी थी, हो गई, बढ़िया। चलो आगे बढ़ो। AICTE द्वारा BBA पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम रूपरेखा, कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। AICTE क्या है देख लीजिए। AICTE है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राइट। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के प्रोफेसर इतने ये नाम है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, फालतू की चीज़ है, समझे। BBA के लिए पाठ्यक्रम बना दिया तो मैं क्या करूं, समझे, या आयोग क्या करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, देखिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ठीक, इसको थोड़ा सा देख लो। किसने? CSIR ने, ठीक है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु यानी क्लाइमेट क्लॉक स्थापित की गई है। CSIR के बारे में पढ़ लीजिए, समझे, ठीक, पढ़ लीजिए, फुल फॉर्म भी देख के जाइए। CSIR वैज्ञानिक औद्योगिक एवं अनुसंधान परिषद, समझे। काउंसिल फॉर साइंटिफिक क्या होगा? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, चलो आगे आओ। ठीक है, तो बस इसमें यही सारी कहानी थी। बाकी ये सारी कहानी है, आप देखना चाहें तो एक बार इसको देख लें, समझे। बस इसमें और मतलब इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं ज़बरदस्ती क्यों अपना वक्त ख़राब करूं और आपके लिए भी रिसोर्सेज बढ़ाने का प्रयास करूं, राइट। तो जलवायु घड़ी क्या होती है इसको ज़रा एक बार देख लेना। बस CSIR के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे इसके पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ हैं। इम्पोर्टेंस नहीं है इस चीज़ की, लेकिन कुछ लिखा हुआ है तो लिख ही दिया है, समझे। क्या है CSIR देख लीजिए, यहाँ पे लिखा CSIR एक समकालीन अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान, फालतू की चीज़ वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का कारण ये है कि देखो ये एक बहुत बड़ी रक्षा खरीद होने वाली है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखिए क्यों होने वाली है। क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने क्या क्या है, 97 LCA Mark 1A, ऐसे पढ़ेंगे 97 LCA Mark 1A। ये क्या है? LCA Mark 1A, ये तेजस जो भारत का विमान था स्वदेशी रूप से निर्मित, उसका एक उन्नत संस्करण है। उसका उन्नत संस्करण का मतलब है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक, कितने खरीदेगा? 97 खरीदा। कौन खरीदेगा? रक्षा मंत्रालय की खरीद हो रही है। ठीक, एक टेंडर उसने जारी किया जिसकी कीमत है 65,000 करोड़ रुपए। ठीक, चलो अब आगे बढ़ो। ये भारत सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऑफर है। ठीक है, देसी तौर से, स्वदेशी तौर से। बाहर से तो बहुत खरीदता है, जैसे चिनूक खरीद लेगा, ग्लोब मास्टर खरीद लेगा और कुछ बड़े खरीद लेगा। अभी आपको पता है कि एक और खरीद हो रही थी 31, पिछले वीडियो में मैंने बताया 31 अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऐसे कुछ खरीदे जा रहे थे। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक है, तो ये इस समय इंडिया की सबसे बड़ी खरीद है, याद रख लेना। और इसको निविदा जो जारी की गई है वो किसके लिए जारी की गई है, तो आप याद रखेंगे ये जारी की गई है HAL। ठीक, HAL। ठीक है, आगे और बढ़ो। इसमें ये उन्नत संस्करण है, इसमें अपग्रेडेड क्या है कि एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हुए हैं। आगे बढ़ जाइए। इसको किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स से मिग जो उड़ती कॉफिन जिसको बोला जाता है, MiG-21, MiG-23, MiG-27 मौजूदा बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। इनको हटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। ये कब गिर जाएं पता नहीं, राइट। बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत हादसे हम लोग देख रहे हैं, समझे। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू विमान को विकसित करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो ADA है और HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा LCA तेजस कार्यक्रम शुरू किया गया है, राइट। कि अब यही आपसे पूछ लिया जाए, LCA तेजस जो है वो किसके उसमें बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, तो उसमें लिखे एक ऑप्शन में शायद लिख दे केवल HAL। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में लिख दे केवल ADA, फिर तीसरे में लिख दे HAL ADA दोनों, तीसरे में और भी कुछ एक डाल देगा तो कंफ्यूज करने की स्थिति पैदा करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। आगे क्या लिखा है? MH1718 वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली कहानी हालांकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी आपको। ठीक, कहानी क्या है, पहले कहानी सुन लीजिए। कहानी ये है, भारत ने एक आर्कटिक जो ऊपर पड़ता है हिस्सा, पूरी आप ऐसे ग्लोब देखेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा आर्कटिक, नीचे वाला अंटार्कटिका। ठीक,
अब यहाँ पे एक अंटार्कटिका में अपने रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए। रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश करने की शुरुआत हुई 1984 के अंदर, ठीक है। 1984 में पहला रिसर्च सेंटर जो अंटार्कटिका में जो खोला गया, वो रिसर्च सेंटर का नाम था दक्षिण गंगोत्री, ठीक, दक्षिण गंगोत्री। चलो 84 में अब हुआ ये कि वहाँ बहुत तूफान आते हैं, तो ये लगभग 70 मीटर गहरा पहुँच गया है। अब बर्फ़ की चादर इसके ऊपर लदी हुई है, तो ये बेकार हो गया, ठीक है। अब हुआ ये, इसके ऊपर एक डाकघर खोला गया था। चलो पहले ये वाली कहानी आप सुनो। इसके बाद 1988-89 का दौर आया, ठीक। उसी टाइम पे एक और खोला गया, मैत्री, ठीक। और 2012 के अंदर एक भारती नाम का एक रिसर्च स्टेशन और खोला गया अंटार्कटिका में। तो मतलब 3 थे, दो, एक तो पहले वाला खराब हो गया, बाकी बचे 2। अब ये जो 2 हैं, उसमें से जो दूसरा है वो और तीसरा, दोनों पे डाकघर एस्टेब्लिश हैं, राइट। डाकघर ये अंटार्कटिका में है, याद रख लेना एक बात। दूसरी बात ये कि जो डाकघर हैं उनको कौन ऑपरेट करता है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ उसको ऑपरेट करता है गोवा डाक विभाग। कभी आ जाएगा तो भारत डाक विभाग आप लगा के चले जाएंगे, ठीक है, ठीक। चलो आगे आओ, या कोई और लगा देंगे, राइट। दिल्ली लगा देंगे जो आप देखेंगे राजधानी दिल्ली, ये लगाओ दिल्ली, हो जाएगा गोवा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कार्यक्रम ये है, समझ गए। पिन कोड क्या है, MH 1718। वैसे पिन कोड होता कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का, राइट। चलो पिन कोड कब से चालू किया गया था बताओ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। हाँ, एक और चीज़ आप बताएंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कमेंट के थ्रू आप बताएं कि जो आर्कटिक है, आर्कटिक जोन, वहाँ के लिए भारत का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो खोला गया, वो है नॉर्वे के अंदर, ठीक। उसका नाम बताइए, नाम बताओ कमेंट के अंदर, जल्दी नाम बताओ, आगे बढ़ो। भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र कहाँ खोला गया, क्या हमेशा मैं खोलने की बात करूँ, उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया, तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास में, ठीक। ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर का उद्घाटन किया गया। किसने किया है, तो ये हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल, ठीक है। चलो, और इसमें कुछ भी नहीं है। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना कब हुई, 1 फरवरी 1970। देख लेना एक बार, बहुत ये समझ लीजिए कि ऐसे ये सब अगर चीज़ें याद ना रखें, या अगर आपको डेट नहीं याद होती, तो इसका एक मोटा सा तरीका है। एक महत्वपूर्ण घटना याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण घटना, ठीक है। इमरजेंसी जैसे 77 से आपको याद आएगी, ठीक। इमरजेंसी या जनता पार्टी की जो सरकार बन रही थी, ठीक, बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस के अगेंस्ट आ गई थी, वैसे उन सब चीज़ों से जाइए, उन सब चीज़ों से रिलेट कर दिए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसे तुमको याद रहेगा, ठीक है। वैसे आप हो सकता है याद ना कर पाएँ। होम्योपैथी पे अगला है, होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कब हुआ, 10 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित किया। तो इससे दो चीज़ें निकल के आई। एक आपको पता चला विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता, तो 10 अप्रैल, राइट। उद्घाटन किसने किया, तो भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक ने किया, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, ये आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शीर्ष अनुसंधान संगठन है, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑन क्या होगा, सेंट्रल काउंसिल रिसर्च ऑन होम्योपैथी, ऐसे करके कुछ होगा, देखो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ बना लो, कुछ होगा, राइट। आगे बढ़ जाओ। इसका जो विषय था वो यहाँ पे देखिए लिखा गया, एम्पावरिंग रिसर्च, एनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी, ठीक है। होम्योपैथिक क्या लिखा, सिंपोजियम, राइट। अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना, एक होम्योपैथिक संगोष्ठी। आगे बढ़ जाओ। और इसमें और कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, देख लो। जैसे ये वाला पॉइंट है, 17 प्रकाशन जारी किए गए, कोई ज़रूरी बात नहीं है। वर्ड्स ऑफ विजडम नामक एक विषय पर एक सत्र का आयोजन किया गया, देख लीजिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पद्म भूषण, ये चीज़ें लिखी हैं, कोई ऐसी खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको एग्जाम में आए। अगले टॉपिक पे हम लोग जाते हैं, चुनाव आयोग का टर्निंग 18 एंड आप एक हैं अभियान। एक तो याद रखिए ये अभियान है, दूसरी चीज़ है किसके लिए, तो चुनाव आयोग का है। इस बार के चुनाव आयोग की कुछ चीज़ें हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो हो सकता ना मिले, अदरवाइज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका चुनाव था ये इंपॉर्टेंट था।
टर्निंग 80 है जो 18 साल के बच्चे अभी अभी जो 18 साल के हुए हैं, बालिग हुए हैं, चुनाव में उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। ऐसा ना हो वो चुनाव के प्रति उदासीन हो, इसलिए ये एक अभियान शुरू किया गया। आप एक हैं, एक दूसरा ही अभियान है, ठीक। आप एक हैं का मतलब है यू आर द वन, और टर्निंग 80 मतलब टर्निंग 80 जैसे अनूठे अभियान चालू किए गए। और इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है, तो याद रखना युवा और शहरी मतदाता है। युवा, ठीक है। भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा और शहरी मतदाताओं को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अभियान शुरू किए गए। कहाँ? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक। इससे पहले एक देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अब आपको याद है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक व्यापक थीम के साथ इस अभिनव यात्रा की शुरुआत की थी। अब ये अगर आपके पास आया, आपको याद भी रह गया, तो पता ये कैसे क्या करेंगे, ये करेंगे ऑप्शन में आपके साथ में, चुनाव का गर्व देश का पर्व। आप बिल्कुल देखने में, आपको पढ़ने में बिल्कुल ठीक लगेगा, ऐसा लगेगा कोई गलती है ही नहीं इसमें। दूसरा ऑप्शन होगा चुनाव का पर्व देश का गर्व, तीसरा कुछ और आ जाएगा, ऐसे ही मिला जुला के। तो आपको टोटली कंफ्यूज करने का, देखिए जो चीज़ सरल होती है उसमें हमेशा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है, जो चीज़ थोड़ी सी टफ होती है उसमें आपको कंफ्यूज करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। उसमें आपसे यही पूछा जाता है कि हाँ ये ऐसा था या नहीं था, वहाँ पे आपका गेस वर्क चलता है। तो कुछ लोग जो बहुत हल्के हल्के में आराम से पढ़ लेते हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं जाके, ठीक है। उनको लगता है कि उन्होंने सब पूरा पढ़ लिया है और उसका मर्म नहीं समझ पाते हैं। तो मर्म यही निकल के आता है। मर्म क्या है? चुनाव का पर्व देश का गर्व, ऐसे ही इसको रखना, देश का गर्व है, राइट। यानी चुनाव का पर्व मत कर देना, चुनाव का पर्व देखने में अच्छा लगेगा, देश का गर्व, हाँ नहीं, चुनाव का गर्व, ठीक, देश का पर्व ऐसा मत कर देना, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। आप एक हैं, एक अभियान है, टर्निंग 80 एक अभियान है, इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखेंगे, बस केवल नाम याद रखो, बस आगे बढ़ जाओ, ठीक। चलो आगे आ जाओ। जनरल अनिल चौहान द्वारा परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता की गई, एक बात है, ओके। तो हाँ, तो दूसरी चीज़ है इसमें, एक ही बात अभी मैंने पूरी नहीं की। जनरल अनिल चौहान साहब हैं द्वारा परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता की गई। अब एक चीज़ जान लीजिए, अनिल चौहान साहब हैं कौन? तो ये CDS हैं, CSD हैं, सॉरी CDS क्यों, मेरे CDS कैंटीन होती है, CDS कैंटीन होती है, उससे मुझे याद आ गया तो ऐसी गलतियाँ होती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CSD, ठीक है, चीफ CDS ही होगा ना, CSD, आई डोंट नो यार। ये सब देखिए, इतना कन्फ्यूज़न की स्थिति है, यहाँ तक आने के बावजूद भी ये देखिए क्या क्या मैं करता हूँ, राइट। तो खैर जो भी है आगे बढ़ो, ठीक। CSD जनरल अनिल चौहान द्वारा की गई इस सम्मेलन का आयोजन, इसको जरा एक बार देख लेना, मैं भी कुछ गधापन यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक। ये एक चिंतन है, ये एक चिंतन परिवर्तन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन है, ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है, जिसका उद्देश्य संयुक्तता एकीकरण प्रयासों के लिए बढ़ाने के लिए अद्यतन विचार, पहल और सोच, ये सब फालतू चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं। मतलब एक तुम्हें समझाने की कोशिश की गई है कि यह है क्या। एक और पिछले वाले वीडियो में मैंने एक चीज़ और कवर की थी, जिसमें तीनों सेनाओं के कुछ लेवल के अधिकारियों को जोड़ के एक टीम बनाई जा रही थी, ठीक। उसके लिए एक विधेयक भी आया था जिसकी बात की गई थी, वो क्या था याद करो, उसको रिकॉल करो, ठीक है। रिकॉल नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे की चीज़ें भूलते रहेंगे। चलो आगे आ जाओ। आगे हमारे पास है इंडियन एयरफोर्स द्वारा आपातकाल लैंडिंग सुविधा का संचालन। ये देखिए एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के अभ्यास चल रहा है, अभ्यास का नाम है गगन शक्ति 24, गगन शक्ति 24। अब इसके हिस्सा, इसी के एक पार्ट के रूप में विमान को कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकाल लैंडिंग का संचालन किया गया, एक बात। दूसरी बात है, इस दौरान बड़ी संख्या में जो सैनिक थे उनको एयरलिफ्ट किया गया, साथ ही चिनूक Mi-17 V5 और ALH Mk3 ALH Mark 3, ठीक, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके हवाई लैंडिंग की गई। चिनूक से आपको और क्या याद रहा है? चिनूक तो एक हेलीकॉप्टर हो गया, राइट। दूसरा चिनूक, अच्छा चिनूक है क्या, इसका मतलब प्रॉपर नेम क्या है? तो ये है बोइंग का, बोइंग का विमान है, इसको शायद CH-47 बोलते हैं, CH-47। एक और आपने विमान सुन रखा होगा बहुत से सारी जगह पे, C-17 ग्लोब मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब मास्टर बहुत जगह यूज़ करते हैं इसको, इंडियन एयरफोर्स बहुत जगह यूज़ करती है, चाहे आपको माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, या ये NDRF के भी पास आपको मिलेगा, है ना। कहीं आपदा का समस्या आ गई तो उसको यूज़ करते हैं। 2013 से इसकी खरीद चालू की गई थी, राइट। और दूसरा ये है ये वाला, और तीसरा ये वाला, ठीक है। इनका उपयोग किया गया, हवाई लैंडिंग की गई ऐसी जगह पर, ठीक है। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा सक्रिय करने के लिए राज्य सरकारों के प्रशासन के साथ समन्वय के लिए इस प्रकार के अभ्यास की योजना बना रही है, ठीक है।
ऑपरेशन वायुसेना का ऑपरेशन नहीं, गगन शक्ति अभियान है, अभ्यास अभियान, ये कब हुआ? तो 1 से 10 अप्रैल 2024 के मध्य किया गया। तो इससे ये भी चीज़ें क्लियर हुई, याद रख लेना इसको। गगन शक्ति 2024 किसका था? इंडियन एयरफोर्स का था, याद रख लेना, इंडियन एयरफोर्स का था, किसी और सेना के साथ नहीं था, अकेले अकेले था, राइट। अगला है हमारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग का डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वाला सीन इसके साथ में। कुल मिला के सीन इसमें ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर कुछ कार्यक्रम, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए, साइबर सिक्योरिटी की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी। एक पद होता है, पद कौन सा है? वो है सीसो। सीसो क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट पद है। क्यों है इंपॉर्टेंट? जब आप मेंस के लिए साइबर सिक्योरिटी देखेंगे तब आपको ये याद आएगा। सीसो क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। अब हर प्रत्येक का मतलब प्रत्येक विभाग में एक सीसो का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक। इसका काम क्या होता है? ये सिक्योरिटी के लेवल पे मतलब आपका साइबर सिक्योरिटी के लेवल पे चीज़ों को समझता है, चीज़ों को बताएगा, आगे ले जाएगा, उनका निराकरण करेगा, ऐसे करके इसका काम होता है। तो इसको सिखाने के लिए और सब चीज़ों के लिए साइबर सुरक्षित पहल का उद्देश्य जो है, इसमें जो उद्देश्य है साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाना है, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंट लाइन IT अधिकारियों की क्षमता का विकास करना है। एक चीज़ आप जान लें। दूसरी चीज़ इसमें ये जो डाइव कार्यक्रम है, डीप डाइव कार्यक्रम, ठीक है, जिसका नाम है साइबर सुरक्षित भारत, 43वें डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक। एक चीज़ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA में, ठीक। दूसरी चीज़ है, कौन कौन सा इसमें क्या यूपी है जो स्टेट लिखा? तो बिल्कुल आपको यूपी यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। इस कार्यक्रम में असम, जम्मू कश्मीर और आपका गुजरात, केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, NCR के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। एक चीज़ याद रख लेना, उत्तर प्रदेश में भाग ले रहा है, ठीक। एक चीज़, उत्तर प्रदेश ज़्यादा ज़रूरी है बजाय अन्य के। 2018 में मैती द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। मैती राष्ट्रीय, चलो सीसो, ये सब चीज़ें हैं, PPP मॉडल पे ये सब चीज़ें हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भारत 7वें बंदरगाह को संचालित करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फिर से लिख लेना। क्यों है इंपॉर्टेंट? देखिए, जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट आपको दुनिया में कहानी ये फैली हुई है, सबको पता है कि ये चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। अगर आप ज़मीन के पर्पज़ से अगर आप देखें, राइट, मान लीजिए कभी अगर युद्ध हो जाता है और चिकन नेक को निशाना बना लेता है, कौन बना लेता है? आपका चाइना, तो नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग हो जाएगा। ऐसी मुश्किलें खड़ी होने की संभावना है। संभावना क्या है? मतलब एक स्थिति है, ठीक। तो हम लोग और प्रयास करते हैं, जब हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, जब हम ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, जब हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, ऐसे गलत बना हुआ है, ठीक है, तो गलत बना हुआ है, लेकिन फिर देख लीजिए, समझाने का तरीका है। तो ये जो चिकन नेक है, अगर इसको काट देता है तो नॉर्थ ईस्ट हमसे ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ठहरा म्यांमार हमारा बगल में लगा हुआ, तो हम लोग इधर से होके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 7वें पोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है कहाँ पे 7वें पोर्ट? तो ये है म्यांमार के अंदर। संचालन इसका कौन कर रहा है? तो कर रहा है इंडिया। ये दूसरा विदेशी बंदरगाह है। पहला जो था वो ईरान के अंदर था, ईरान के अंदर चाबाहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह था। फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा कालादा नदी इंपॉर्टेंट नदी है, पर स्थित संपूर्ण बंदरगाह का संचालन संभालने के लिए कौन संभाल रहा है इसका? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के साथ एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक। ये क्या है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग कल्याण है, ठीक, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, ठीक। इतनी चीज़ें पढ़ लीजिए, आगे और बढ़ो। 7वें के बारे में लिखा हुआ है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के माल वाहन के लिए आवश्यक आउटलेट के रूप में काम कर रहा है। यह भीड़ भाड़ और पारंपरिक भूमि मार्गों के लिए एक आसान और अत्यधिक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। एक चीज़ और है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और आपको देखने को मिलेगा। दूसरा वो पॉइंट ये है, यहाँ पे लिखा मलक्का मलक्का जो जल संधि है। देखिए, ये रहा इंडिया, ये रहा इंडिया, राइट, ये रहा इंडियन ओशन। एक मिनट, आराम से चलो, क्या कर रहे हो? अरे झटका लगा रहे हैं, समझे?
ये रहा इंडिया, ये रहा नीचे इंडियन ओशन, यहाँ पे मलक्का आपको मिलेगा, मलक्का जलसंधि, और यहीं से जितने भी आते हैं यहाँ से ये रहा अफ्रीका और ये रहा यूरोप, यहाँ से ऐसे आएंगे या यहाँ से ऐसे आएंगे, ये सारे जाते हैं, चाइना जाएंगे तो सब ऐसे घूम के जाएंगे। तो ये बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है, इस पर अगर कंट्रोल कर लेता है इंडिया तो ये रहा इंडिया, ये रहा चाइना, और दोनों के बीच में यहीं से जाने का रास्ता है, ठीक। तो इसको अगर कंट्रोल रखता है इंडिया, राइट, तो बहुत रणनीतिक तौर से इंडिया बहुत आगे निकल जाता है। मान लीजिए अगर हम इनका व्यापार ही कट कर दें यहाँ से, ठीक है, अगर अपने हम यहाँ से मतलब कुछ चीज़ें अपनी तैनात कर दें, इसको एकदम अपनी नज़र के अंदर ले लें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चाइना के लिए। इसलिए चाइना इस चीज़ से डरता है इंडिया से, राइट। चलो आगे बढ़ो। हाँ, सितवे बंदरगाह के बारे में लिखा हुआ है। ये रखाइन प्रांत, जो म्यांमार का रखाइन प्रांत की राजधानी सितवे में स्थित है। कालादान नदी के मुहाने पे पड़ेगा, ये नदी है, याद रख लेना इसको, कालादान नदी के मुहाने पे, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। दूसरी चीज़ है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट MMTTP के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। चलो आगे बढ़ो। अंतर्देशीय जलमार्ग एवं जहाज निर्माण पर सम्मेलन, एक सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है, तो चाइना केरल के अंदर हुआ, कोच्चि में, ठीक है। और इसका जो 2 दिवसीय सम्मेलन था, इसका आयोजन जो कर रहा है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ PSW द्वारा किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है, इस सम्मेलन में जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर आयोजन ये हो रहा है, ठीक है। ये दोनों की इसमें भागीदारी है, राइट। अब इसमें और कुछ क्या है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे देखिए आके, यह सामुद्रिक अमृतकाल विजन 2047, जब मैं बहुत देर बोलता रहता हूँ तो अब बाद में मेरा बोलने का मन नहीं होता है गला ख़राब होने लगता है, इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें या फिर दिमाग में नहीं आती हैं, स्किप होने लगती हैं। चलो, कला संस्कृति की बात हो रही है, आर्ट एंड कल्चर की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें देख लीजिए। जैसे शक्ति है, संगीत और नृत्य का उत्सव, ठीक। कब से कब तक, 9 से 17 अप्रैल, एक चीज़। दूसरी चीज़ है संगीत नाट्य अकादमी द्वारा, ठीक। ये क्या है, परंपराओं समथिंग कुछ तो लिखा था यहाँ पे, मैं एक बार इसको हटाता हूँ, राइट। मंदिर परंपराओं देश में पुनर्जीवन करने के लिए शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव, शक्ति ए फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस नामक महोत्सव का आयोजन किया गया। डेट ये रखी है, ठीक। किसने किया है, संगीत नाट्य अकादमी, जरूरी ये वाली चीज़ है, किसने किया, संगीत नाट्य अकादमी, ठीक। इसका आयोजन देश की 7 अलग अलग शक्तिपीठों में किया जा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है शक्ति उत्सव का उद्घाटन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से किया गया। एक तो स्टैटिक पॉइंट आपको ये मिला, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर कहाँ है, गुवाहाटी में, राइट। उद्घाटन कहाँ से हुआ। उसके बाद है यह उत्सव कहाँ, कोल्हापुर महाराष्ट्र का लक्ष्मी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा, समझे। त्रिपुरा सुंदरी, इसकी अभी बात की गई थी, जो GI अभी टैग मिला था हम लोगों को नहीं, मतलब त्रिपुरा वालों को जो मिला था, ठीक है, उसका जो प्रसाद था वो इसी मंदिर का प्रसाद था, ठीक है। अम्बाजी मंदिर, ठीक, बनासकांठा, और जय दुर्गा शक्तिपीठ देवगढ़। क्या इसमें उत्तर प्रदेश का कुछ है, तो अभी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता तो बिल्कुल रट लेते हैं हम लोग उसको। इस उत्सव का समापन मध्य प्रदेश के जयसिंहपुर में स्थित शक्तिपीठ इतने में किया गया। हालांकि केवल इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है। कार्यक्रम ये क्या है, उत्सव क्या है, शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव है। इसको कौन कर रहा है, तो संगीत नाट्य अकादमी कर रही है। 7 अलग अलग शक्तिपीठों में किया जा रहा है। अलग अलग शक्तिपीठों को एक बार देख लो, बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, अब आ जाओ अगले वाले पे, नवरेह उत्सव। जम्मू कश्मीर में नवरेह उत्सव का आयोजन किया गया। अब नवरेह उत्सव है क्या, तो इस उत्सव पर बड़ी संख्या में क्या हुआ, जो कश्मीरी पंडित हैं ने श्रीनगर के वेचरानाग, मैं इसको क्यों पढ़ता हूँ बार बार, वेचरनाग में एक प्रमुख समारोह में भाग लिया। दूसरी, मानव जाति के लिए शांति समृद्धि की स्थापना की। ये मंदिर इंपॉर्टेंट हो गया, हो सकता है कभी आपसे मैचिंग लिस्टिंग में कभी पूछ दिया जाए, राइट। जैसे ये वाले मंदिर ऊपर जो लिखे हैं, हो सकता है इनकी लिस्टिंग मैचिंग में कभी आपसे आर्ट एंड कल्चर वाला जो क्वेश्चन आते हैं 2 3 4, उसमें हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। ये उत्सव जो होता है वो अपनी देवी सारिका को समर्पित होता है, ठीक। यह वसंत ऋतु की शुरुआत और फूलों को खिलने से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडित अपने घरों में फूल सजाते हैं, पारंपरिक व्यंजन तैयार करते हैं, पूजा आदि करते हैं। अब आ जाइए एक और ठीक ठाक चीज़ पे, क्या है, चलो वेरी इंपॉर्टेंट,
इस पे लिखिए अति, अति इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो, केरल विश्वविद्यालय, देखो 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती मिली है, ठीक। हड़प्पा का काल जब आप देखते हैं तो ये तो पहले तो 2000 ये ईसा के बाद में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। बीसी में भी हम लोग जब हड़प्पा पढ़ते हैं तो बीसी में पढ़ते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं आप मुझे बताइए। ये है 5200 वर्ष पुरानी, समझे, मतलब 3200 बीसी के आसपास की ये बात कर रहा है, ठीक। पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है, कहाँ की है, तो गुजरात के पड़ता बेट में, ठीक है। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ के जूना खटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। एक चीज़, पौधों की पहचान, कृषि पद्धतियों को समझने के लिए पुरातात्विक नमूने एकत्र किए गए। उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा मतलब बाद के हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा मतलब पूर्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा मतलब बाद के हड़प्पा, ठीक है। काल के कंकाल मिले, यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले, जानवरों की हड्डियाँ मिली, अर्ध कीमती पत्थर मिले, टेराकोटा, स्पिंडल, भंवर, तांबा और विभिन्न उपकरण मिले, राइट। इससे पहले जूना खटिया में 500 कब्रों वाला एक सामूहिक कब्रिस्तान खोजा गया था, ठीक है। क्या क्या मिला ये देख लो, कहाँ मिला ये और ज़रूरी है, कितने टाइम पुरानी थी ये भी इम्पॉर्टेंट है, समझे। दूसरी चीज़ है, ये उत्तर हड़प्पा काल की बात कर रहा है, प्रारंभिक हड़प्पा काल से बात कर रहा है, ठीक। इसलिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये वाला रखा मिले, ज़रूरी है। इसलिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी वो मैं बता देता हूँ। सितवे पोर्ट वाला हो सकता है क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिले। अब आ गया आर्थिकी वाला पोर्शन। अभी ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ आगे, क्योंकि मैं बोलते बोलते गया हूँ बहुत थक। एक बात, दूसरी बात है ये अगला वाला जो वीडियो होगा हो सकता इसको मुझे 3 में ही कराना पड़ेगा। मैं जब मैं आधे पे आया था उस समय पे, तो मैं समझ गया था कि ये बिना 3 के निपटेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उड़ाना चाहूँ तो फिर मैं उड़ा सकता हूँ 2 घंटे में पूरी बुक, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य ये है कि बेहतर चीज़ें कैसे मिल सकें इस बुक से, एक उद्देश्य तो ये पूरा होता है। दूसरा उद्देश्य ये है जो बुक में आपका स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उसको भी ठीक से समझ सकें, इम्पॉर्टेंस समझ में आ सके, है ना, टॉपिक की। आगे से हो सकता है कि इस बुक का मैं ये स्क्रीनशॉट ना लेके आऊँ, समझे, मतलब इसकी ये PDF ना लेके आऊँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कि हो सकता है कि कॉपीराइट की कई बार बात आ जाती है, कुछ मैं टेक्निकली इतना साउंड हूँ नहीं, तो लोग मुझे समझाते रहते हैं। लोग मुझसे ये कहते हैं कि ये 2 घंटे की वीडियो मत बनाया करो, लोग देखते नहीं हैं, तो आप 15-15 मिनट की वीडियो बनाया करो। तो मैं इस मामले में बहुत रिजिड हूँ, इसलिए मैं करता क्या हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता, कोई देखे अथवा ना देखे, जिसे पढ़ना है वो देखेगा, अन्यथा नहीं देखेगा, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। मोक्ष मुझे ऐसे ही मिलता है, समझे। कोई पढ़ ले, उसका उद्धार हो, वो मुझे बताए कि हाँ सही में अच्छा लगा, समझे, कोई बेहतर चीज़ हो रही है तो उससे फ़ायदा है। एक चीज़ है, तो हो सकता है कि मैं आगे से इसको एक PPT में या अलग से अपना कुछ PDF बना के इसकी सारी एक बुक की पूरी घटनाएं जो हैं उनको मैं लेके आऊँ, राइट। तो हो सकता है कि मैं ये PDF वाला ये वाला जो सीन है इसको मैं बंद कर दूँ, राइट। तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर वही रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा जब आप बुक खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, इस बुक के लिए PDF की मांग मुझसे कृपया ना करें। रीज़न ये है कि बुक बहुत अच्छी है, एक बात। दूसरी बात, बुक के लिए जो बुक बनाता है पब्लिकेशन बहुत मेहनत करता है इस पर, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, वो डिज़र्व करता है आपसे 40 रुपये लेने के। बहुत बड़ी राशि नहीं है 40 रुपये, मतलब पता नहीं आपके हिसाब से कितनी बड़ी है, मुझे तो खैर वो तो, इसलिए 40 रुपये इस पर ज़रूर खर्च करो। बुक ज़रूर खरीदो और इसी ओरिजिनल कॉपी खरीदो, कहीं से फोटो कॉपी के चक्कर में मत पड़ो, समझे। ओरिजिनल कॉपी खरीदो, पब्लिकेशन की ही असली कॉपी खरीदो, उसी से ही काम चलाओ, समझे। अच्छी बुक है, अपने हाथ में रखो, हार्ड कॉपी का अपना मज़ा है, राइट। इसलिए मैं अभी इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। एक लेक्चर और बनाऊंगा, फिर इसके बाद एक लेक्चर इसका और बनाऊंगा, तब ये जाके ख़त्म होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो कृपया करके सेशन को ज़रा लाइक वाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता रहता है। आप लाइक कर देते हैं, आप कुछ कमेंट अगर बेहतर कर देते हैं, राइट, तो बस दिल को सुकून मिलता है, इससे ज़्यादा और कुछ मिलता है नहीं। दूसरी चीज़ है कि जो पढ़ने वाले छात्र हों, बालक हों, बालिकाएं हों, उनके साथ में शेयर करो, राइट, शेयर करो। कोई गलत काम नहीं है, समझे, आप कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उस तक ये चीज़ें पहुँचाओ, ठीक है, अच्छी चीज़ें, समझे। पढ़ने वाले बच्चे देखें, फ़ायदा हो, उद्धार हो, समझे, और आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। कुल मिला के मोटी सी बात यह है कि अच्छा लगता है, समझे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट।
थैंक यू बने रहने के सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में। मेरा नाम है आयुष कटियार, और अगर आप चाहें तो वो वाला कार्यक्रम ज्वाइन कर लें। 20 तारीख से प्रोग्राम चालू हो जाएगा और उसमें एडमिशन जो है बंद हो जाएंगे, सीरियसली बंद हो जाएंगे। मतलब फिर इसके बाद कुछ होता नहीं है। गारंटेड प्रीलिम्स में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो भी बंद हो गए, तो फिर बंद हो गए। 20 मई को बंद हो गए थे, 21 मई को एक भी एडमिशन नहीं लिया। 50 उसमें हो गए थे, 51 हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, तो इसमें हो जाए, जो ले तो ठीक है। और बहुत बड़ी कोई राशि नहीं है, बहुत छोटी सी राशि है, और बहुत सटीक और बहुत शानदार प्रोग्राम है। राइट, पूरी टीम के साथ हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, और ये हमारे सम्मान से भी जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, समझे। ठीक है, चलो बने रहने दीजिए। धन्यवाद आपका।